स्टार्ट करें बच्चों। ओके, हर हर महादेव मित्रों। प्रेजेंट जिस प्रकार से चल रही है, मुझे ऐसा लगता है लास्ट डे पे सिर्फ 2-4 लोग और हम यहाँ रहेंगे। ठीक है, जितने लोग अच्छा जो अपसेंट रहते हैं वो लाइव स्ट्रीम में पढ़ते हैं क्या? क्योंकि इधर नंबर तो दिखता नहीं है मुझे। ठीक है, आपने शायद उस दिन जो लोग पास होके आए थे उनके वर्डिंग्स को शायद ठीक से नहीं सुना होगा, तो मैं वापस रिपीट कर दूं। और इससे ज़्यादा बार हम रिपीट कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास समय कम है। सो उन्होंने एक फॉर्मूला बोला था, क्लास में चुपचाप प्रेजेंट रहना। आंधी तूफान भीड़ सुनामी कुछ भी हो, क्लास जब शुरू होती है तो उन्हें प्रेजेंट रहना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, अगर आप क्लास में ही प्रेजेंट नहीं हो और आप ये सोच रहे हो बैकअप वगैरह देख के कर लूंगा, तो पहले तुम जब बैकअप लेक्चर देखते हो तो पता नहीं कैसे 2 आवर्स का लेक्चर 1.5x के स्पीड के ऊपर देखा तो भी 3 घंटे तुमको लग जाते हैं। तो ये कैसा मैजिक है मेरे को जीवन में नहीं समझ में आता। सो कृपया समझे, फेस टू फेस अटेंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ मैं आपको 2 घंटे में करवा रहा हूँ वो खुद होके बैठ के भी करोगे, इवन रिकॉर्डिंग्स में, तो भी आप 3 घंटे में नहीं कर पाओगे। एक चीज़ जो पैसिवली बहुत ज़्यादा वर्क करती है किसी भी पर्सन के लिए, वो होता है एनर्जी। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे रहते हो, आपका पूरा एनर्जी चैनलाइज्ड और फोकस्ड रहता है। यही चीज को अगर आप घर पे बैठे बैठे करने की कोशिश करोगे, एनर्जी चैनलाइज हो ही नहीं पाएगा। अदरवाइज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ थिंग्स लाइक जिम, और व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ थिंग्स लाइक क्लासरूम। सब घर पे बैठ के भी हो सकता है ना, एक्सरसाइज तो घर के बैठ के भी हो सकती है, बट अ स्पेसिफिक एम्बियंस और अ स्पेसिफिक टेरिटोरी कैरीज अ स्पेसिफिक एनर्जी। व्हाई देयर इज नीड ऑफ लाइब्रेरी, व्हाई देयर इज नीड ऑफ रीडिंग रूम, बिकॉज दीज प्लेसेस कैरीज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी जो आपके स्टडीज में या आपका जो टारगेट है उसके अंदर सपोर्ट करता है। अगर आपको जिम जाओगे, मतलब मैं ये नहीं कहता जिम जाना ही चाहिए, आई एम जस्ट टेलिंग एन एग्जाम्पल। अगर आप जिम जाओगे तो ऑब्वियसली वो एनर्जी के साथ आप ज्वेलअप होगे, वो एनर्जी के साथ आप एंटेंगल होंगे और आप जाके कुछ करने की कोशिश करोगे। आप क्लासरूम में रहोगे, यू आर हसलिंग। इफ यू आर नॉट हसलिंग, यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। सो थोड़ा सा बाहर बारिश आना शुरू हुआ, आज नहीं जाता, आज थोड़ा सा ना घर पे भजिया खाऊंगा। इज दिस इज इट्स, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, मेरे को माफ कीजिएगा, बट दिस इज नॉट अ वे टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई एम वेरी सॉरी। हाँ, जितने लोग रेगुलरली आ रहे हैं ये सब चीज़ों को पार करके, मेरे दिल में आपके लिए अटमोस्ट रिस्पेक्ट है। पर जितने लोग इन चक्करों के चक्कर में कि भाई साहब बारिश आ रही है, तूफान आ रही है, सुनामी आ रही है, इसमें भी अगर आप अपसेंट रह रहे हो, सेम क्लास आप सोच रहे हो मैं लाइव स्ट्रीम में करूंगा, लाइव स्ट्रीम में अभी यहाँ 24 लोग हैं लाइव स्ट्रीम में 9:30 बजे, क्लास में प्रेजेंट है 50-70 लोग, एंड 24 कितना 350 का बैच। और देन बच्चे एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आके पूछते हैं कि सर मेरा रिजल्ट ही नहीं। क्यों लगेगा तेरा रिजल्ट भाई, और क्यों लगना चाहिए? टेल मी वन सिंगल रीजन कि तेरा रिजल्ट भाई साहब क्यों लगना चाहिए। अगर तू अपसेंट था, यहाँ जब बारिश आ रही थी तब तू अपसेंट था, यहाँ जब बाहर थोड़ा सा ऐसा बौछार हुआ तब तू अपसेंट था, घर पे तेरे शादी थी या जो भी तेरे दोस्त का बर्थडे था, वॉट एवर इट इज, थोड़ा सा दिमाग में फीवर आ गया इसलिए तू अपसेंट था, क्यों पास होना चाहिए तूने? द एग्जाम एंड द रिजल्ट आर बियॉन्ड ऑल दीज कॉन्सिक्वेंसेस, इसीलिए उसको एग्जाम बोला जाता है। ये सारी चीजें पार करके जो वहां पहुंचता है और फिर पेपर लिखता है, उसका ही रिजल्ट आता है। कंसिस्टेंसी, इसलिए दुनिया का सबसे टफेस्ट चीज है एक ही चीज, कंसिस्टेंसी। सबसे टफेस्ट है और सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग एक ही चीज है दुनिया में, और वो भी सिर्फ कंसिस्टेंसी है। सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग। यू मे नॉट बी द स्मार्टेस्ट गाय, you probably may not be the most hardworking guy, but if you still become a very consistent guy, देर सवेर आपका रिजल्ट आना ही है, देर सवेर आपको सक्सेस मिलना ही है। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने आपको यकीन नहीं होगा ये चीज का। देर वॉज अ गाय इन द सीए फाइनल्स, जब मैं 2013 में सीए फाइनल की बैच ले रहा करता, 2013, इट्स 12 years बैक। ठीक है, इन 2013 ही वॉज माई सीए फाइनल स्टूडेंट। 2013 में अटमोस्ट नंबर ऑफ लाइफ के प्रॉब्लम्स झेलता था, अटमोस्ट नंबर ऑफ। घर से सपोर्ट नहीं,
भाई बहन से बनता नहीं, बाहर खुद का खुद कमा रहा है, खुद का खुद खा रहा है, ठीक है, बाहर खुद का जॉब कर रहा है, साथ में पढ़ाई कर रहा है, सब जिंदगी के सब लफड़े जितने हो सकते हैं आपने जितने देखे भी नहीं होंगे, गिने भी नहीं होंगे, सब झेल रहा था, एवरी सिंगल थिंग। आप सिर्फ बात बोलो, तबीयत खराब, तबीयत खराब, आप बोलो फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, आप बोलो ब्रेकअप, 4 हो चुके हैं। हाँ हाँ, और मैं जब पहली बार मेरे बैच में आया 2013 में, तो वो बैच में बैठा 15-20 दिन बाद, अब थोड़ा बातचीत हुआ, आर्टिकलशिप वगैरह के बारे में बात हुआ, तो उसने सब बताया। आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी थी, बेचारा जॉब कर रहा था खुद के ब्रेड एंड बटर के लिए, क्योंकि घर से सीए करने के लिए सपोर्ट नहीं मिलता। वो बंदा 2013 में मेरी सीए फाइनल की क्लास लगाया था। जस्ट इमेजिन कब पास हुआ होगा। दो 2020 में पास हुआ है वो। फाइनल का पहला अटेम्प्ट उसने 2013 एंड में दिया, और फाइनल का लास्ट अटेम्प्ट उसने 2020 में दिया। ही हैज रफली गिवन 14 अटेम्प्ट्स फॉर सीए फाइनल। आकाश अग्रवाल नाम था। जिंदगी के इतने प्रॉब्लम्स थे उसके पास, इतने प्रॉब्लम्स, मतलब घर वालों ने साथ छोड़ दिया, भाई बहन ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया उसका। थोड़ा बहुत मुझसे कम्युनिकेशन में रहता था, बाकी दुनिया में क्या ही करता था भगवान जाने। बट वेरी स्टबर्न, वेरी कंसिस्टेंट। 12 से 13 घंटे जॉब करता था। जॉब करने के बाद 1-2-4 घंटे जितना मिलता था उसमें पढ़ाई करता था। कोई अटेम्प्ट स्किप नहीं किया, चुपचाप जा जाके एग्जाम दिया बस। 14 अटेम्प्ट किसको बोलते रहे? 14 अटेम्प्ट फाइनल के सिर्फ। इंटर पे 2-4 लगे होंगे, फाउंडेशन पे 1-2 लगे होंगे। उसने उसकी जिंदगी का लगभग 8 से 10 साल सिर्फ सीए करने में दिया है। वो भी मतलब लिटरली मेरे मन में वो बंदे का एक ही डेफिनेशन है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। बस एक ही लाइन है उसके लिए मेरे मन में। दुनिया की सारी चीजें उसके अगेंस्ट थी, सारी सारी जितनी हो सकती है उतनी। फिर भी जाता था, पढ़ता था, चुपचाप एग्जाम देता था, फेल होता था, वापस आता था। Imagine 14 times he just 13 times he just got fail. He came back, he again started studying. पर उसका फायदा उसको ये हुआ कि उसने जो 7 साल में वो काम किया, और उसने जिस तरीके का प्रैक्टिस खुद का सीए बनने के पहले सेट किया, सीए बनने के बाद उसके नाम के आगे सिर्फ टैग लगना बाकी था, उसका 50 से 60 लाख का प्रैक्टिस ऑलरेडी सेट था वो 7 साल में। बंदे ने छोड़ा नहीं। तुमको लगता है वो ये बारिश से डरा होगा? तुमको लगता है उसने सैटरडे संडे देखा होगा? तुम्हें लोग रैंकर्स के एग्जाम्पल देंगे, मैं तुमको वाहियात से वाहियात एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि ठीक है रैंकर्स के तो सभी देते हैं भाई साहब, मैं तुमको वाहियात से वाहियात देता हूँ। एक लड़की थी नाम नहीं बोलूंगा, फाइनल के बैच में थे। 15 दिन बहुत कंसिस्टेंटली बैच किया, 16वें दिन अपसेंट, 17वें दिन अपसेंट, 18वें दिन से कंसिस्टेंटली बैच किया। तब मेरी बैच 40-50 डेज की होती थी, 4 घंटे की सीए फाइनल की। लास्ट डे पे, अब उस वक्त मैं क्लास में 1-on-1 पर्सनली क्वेश्चन पूछता था, बैच का साइज लिमिटेड होता था 40-50 बच्चों का, तो मैं सबको सवाल पूछता था, और जिसको आंसर नहीं आया उसको मैं क्लास में खड़ा कर देता था। और वो क्लास में पूरे सेमीफाइनल के बैच में 4 घंटे तक खड़ा ही रहता था, बिठाता ही नहीं था उसको। इट वॉज टोटल टॉर्चर। फिर भी बच्चा पढ़ता था कि उसको पता था कि उसके लिए जरूरी है। तुम्हारे साथ तो मैं ऐसा कर भी नहीं रहा, ठीक है, तुम तो थैंक यू बोल दो मेरे को जीवन में, बोलो थैंक यू, वेरी गुड। ना मैं मजाक नहीं, मतलब बहुत लीनियंट लेवल पे मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ। तुम कभी गलती से अगर घुस गए वो सी, मतलब अभी तो नहीं है, पर कभी गलती से सीए फाइनल के बैच में घुस गए, वो बैच में हाफ आवर पहले शुरू करता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं को बच्चों को सवाल पूछने, क्लास के अंदर एंट्री करता था ना, उसको मैं पहले सवाल पूछता था, नहीं आया तो उधर से ही बाहर भेज देता था। तो बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ के आते थे। और दिन भर आर्टिकलशिप करने के बाद एक भी दिन वो लड़की क्लास में खड़ी नहीं थी। लास्ट डे पे, लास्ट 3-4 दिन में मैंने उसको जितने बार सवाल पूछा उतने बार उसने गलत आंसर दिया, और तीनों चारों दिन खड़ी रही। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बोला भाई साहब 40 दिन में 36 दिन लड़की खड़ी नहीं है, एंड के 4 डेज खड़ी है, कुछ तो गलत है। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा? वो बोलती कि सर यार दिक्कत है। मैं बोला क्या दिक्कत है? बोलती है सर मेरे को एक प्रॉब्लम है। मैं बोला इरशाद? उसने मेरे को बताया उसे एएलएस है। हैव यू हर्ड ऑफ एएलएस? आइस बकेट चैलेंज सुना है आपने?
आइस बकेट चैलेंज, वो जो चैलेंज था कि बर्फ वाला पानी आंख के ऊपर लेना, ऐसा बीच में एक चैलेंज आया था, सब सेलिब्रिटीज कर रहे थे। दैट वाज एक्चुअली अवेयरनेस अबाउट एएलएस, एएलएस डिसीज के खिलाफ के अवेयरनेस के लिए। वो किस लिए था? क्योंकि जब आप आइस बकेट बदन के ऊपर लेते हो तो तुम्हारे बोन्स जो है वो थोड़े क्रैम्प करना शुरू करते हैं। वो फीलिंग जो रहता है ना, वो एएलएस वाले डिसीज वाले पर्सन को दिन भर रहता है। वो पर्सन के बोन्स विद इन अ पीरियड ऑफ 7 to 8 years उसके बॉडी में ही डिजोल्व होना शुरू होते हैं। उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। द पर्सन इज श्योरली गोइंग टू डाई अनलेस एंड अनटिल उसके बोन्स को कंसिस्टेंट कैल्शियम सप्लीमेंट्स कंसिस्टेंटली आप इंजेक्ट करते रहो, देते भी नहीं, गोलियों के फॉर्म में भी नहीं, इंजेक्ट। शी यूज टू हैव 2 syringes इन द मॉर्निंग, शी यूज टू हैव 2 syringes इन द इवनिंग। रात को जब वो सोती थी उसको खुद के पैर और हाथ बांध के सोना पड़ता था। बीच में सिर्फ 2 दिन जब वो एब्सेंट थी तो उसके बोन्स उसके कंट्रोल के बाहर थे, तो इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट थी। तीसरे दिन जब हॉस्पिटल से बाहर निकली तो पहली चीज उसने की, सारी क्लासेस अटेंड किए और वो सीए बनी। ऐसी लड़की जो रात को बिना पेन किलर 2 खाए और बिना 2 इंजेक्शन लिए सो नहीं सकती, सवेरे उठने के बाद अगर उसको दिन पूरा अच्छे तरीके से बिताना है, वो भी 2 इंजेक्शन लेने के बाद ही वो बिता सकती है। ऐसी लड़की दिन भर पढ़ के सीए बन गई, और उसके सीए बनने का मोटिवेशन अगर तुम सुनोगे तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। द गर्ल वॉज एडॉप्टेड। उसके डैड से और उसके भाई से उसकी पटती थी मतलब अच्छी खासी बनती थी, लेकिन उसकी मॉम ने उसको जीवन भर एक्सेप्ट नहीं किया एज शी वॉज एडॉप्टेड। Her mom was treating her like a stepmom, so she was doing CA just to create a good image in her mom's mind, in her mom's brain। उसको ऐसा चाहिए था कि मेरी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड फॉर दैट पर्पज शी वॉज जस्ट डूइंग CA। अभी CA है, डेली इंजेक्शन चल रहे हैं 5 से 6, डेली प्रैक्टिस करती है, अच्छे से जॉब करती है, काम करती है, पैसा कमाती है, खुद के मेडिकल का खर्चा खुद उठाती है, शादी वादी कुछ जीवन में किया नहीं है, लाइफ जी रही है उसी सब दिक्कतों के साथ। कोल्हापुर में एक लड़का था मोहसिन, ईट की भट्टी पे काम करता था। आप कभी अगर यूट्यूब या गूगल के ऊपर सर्च करो मोहसिन शेख तो आपको मिलेगा भी ये। ईट की भट्टी पे काम करता था। उसका डेली शेड्यूल क्या होगा सीए फाइनल का? राजर्षि शाहू कॉलेज है कोल्हापुर में, जिस कॉलेज में आपको 80% के नीचे एडमिशन ही नहीं मिलती, वो बंदे का वहां एडमिशन था। ईट की भट्टी पे काम करता था, सवेरे 4 बजे उठता था, ईट की भट्टी पे काम करता था 5:30-6 बजे तक के। 6 बजे सब खुद का डेली कोर्स करके 7 बजे सीए फाइनल की क्लास आता था, 7 से 10:30 क्लास करता था, 11 बजे से आर्टिकल छिप जाता था, शाम को 5 बजे तक आर्टिकल छिप करता था, शाम को वापस से 6 से 9:30 क्लास करता था, 9:30 को घर जाने के बाद में 1 से 1.5 घंटा वापस ईट भट्टी के ऊपर काम करता था, और रात को 1.5 घंटा और पढ़ता था, दिन भर का होमवर्क वगैरह करते करते। सवेरे वापस 4 बजे उठता था, वापस सेम शेड्यूल डेली बेसिस पे शुरू। दिन का हाथ में कितना कमाता होगा? 300-400 रुपए। सारी क्लासेस स्कॉलरशिप के बेसिस पे की है। ऐसे बंदे को हेल्प करने में हमको भी मजा आता है। 3 अटेम्प्ट लगे, 4 अटेम्प्ट लगे, सीए बन गया। हर पेपर में, हर न्यूज चैनल ने उसका कवरेज लिया है। तुमको लगता है ये लोग ये बारिश से डरे होंगे रे? आज बारिश है, आज थोड़ा ना घर पे है। Is this a way you are going to become a chartered accountant? Seriously? You are trying to give a toughest exam of entire India और प्रेजेंटी के नाम पे बवाल है। हाँ, जो रेगुलरली आ रहे हैं ऑब्वियसली हेड्स ऑफ, नॉट एन इशू, ये इतने सारे मौसम में भी आना। पर अगर तुम्हें मौसम रोक सकता है ना, तो तुम्हें कोई भी रोक सकता है, कोई भी। एनी टॉम डिक एंड हैरी विल स्टॉप यू, एनीवन, नॉट इवन अ स्मार्ट गाय। वो गाय तुमसे अगर बुद्धू भी होगा, फटीचर भी होगा, और तुमसे 10% ज्यादा कंसिस्टेंट भी होगा ना, तुम्हारी बजा देगा वो। लेट मी टेल यू, द कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अबाउट शार्पनेस, द कमिंग जनरेशन विल बी अबाउट ओनली वन थिंग, कंसिस्टेंसी, बिकॉज 90% जनता वो है ही नहीं। हमारे जनरेशन में बोला करते थे फोकस इज अ क्वालिटी, मैं तुम्हारे जनरेशन के लिए बोलना चाहूंगा इट इज अ अचीवमेंट, इट्स नॉट इवन अ क्वालिटी। एक बंदा तुम्हारे में से ही अगर थोड़ा सा 10-15% ज्यादा फोकस हो जाए ना दूसरे से, वो कुछ का कुछ अचीव कर लेगा कंपेयर टू एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन। क्योंकि अगर तुम्हें बारिश रोक सकती है ना, तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बारिश इज नॉट इवन ए 0.0001% डिफिकल्टी लेवल ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू फेस इन द फ्यूचर। और मैं इसमें एग्जाम भी काउंट नहीं कर रहा।
लाइफ जब बजाती है ना, तो भगवान की लाठी में आवाज भी नहीं होती। एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, एग्जाम तो कंसिस्टेंटी से डिटरमिन, एग्जाम इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एग्जाम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, आप पास होंगे। आपको लाइफ का फॉर्मूला पता है क्या है? आप पढ़ोगे या आप मेहनत करोगे, फिर आपके पास अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फिर आपके साथ पॉलिटिक्स होगा, फिर लोग आपकी बजाएंगे, फिर आप लोगों की बजाओगे, और फिर अगर गलती से मिला तो एक आध बार सक्सेस मिलेगा। दिस इज लाइफ। उसमें कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। तुम जब पैदा हुए थे ना, तो डॉक्टर ने तुमको पहला सेंटेंस ये नहीं बोला था, अरे वाह एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ फेयर एंड लव विथ यू। आई एम वेरी सॉरी, no one has give you a birth certificate with a written certification that everything is going to be fair with you. Life is very unfair. अब उस अनफेयरनेस में आप किस तरीके से चीजों को तोड़ सकते हो वो देखो। बारिश, सीरियसली बह जाओगे, मेल्ट हो जाओगे, क्या जाएगा जीवन में तुम्हारे साथ। फिर रिजल्ट के बाद बच्चे पूछते सर मैंने मेहनत तो बहुत की थी, गलती से प्रेजेंट निकाली ना, इतना झापूंगा कि जो इंस्टीट्यूट ने बेइज्जती की है ना फेल करके, उससे ट्रिपल करूंगा। सह भी नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत कंसिस्टेंट रहना। अब तुम जितने लोग प्रेजेंट हो, तुमको बोल रहा हूं बहुत कंसिस्टेंट रहना। तुम्हें अगर सीए बनना है और तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, और ये हल्की चीजों से तुम्हें अगर फर्क पड़ता है ना, तो तुम भूल जाओ तुम कुछ अचीव कर सकते हो। पॉसिबल ही नहीं है यार। कैसे हैंडल करो? जो बारिश से डरता है, जो ये छोटी मोटी चीजों से डरता है, आज ये फंक्शन है, कल वो फंक्शन है, रात को नींद नहीं हुई, सवेरे हेडेक हो रहा है, आज तो थोड़ा सा फीवर हो गया, आज छू मैं नहीं जाऊंगा, ये कोई मतलब है जीवन में? तुम इतनी चीजों से अगर डरना शुरू कर दिया ना, तुम्हारा काम खत्म है। राइट इट डाउन, नॉट पॉसिबल, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। पहले ही दुनिया बहुत बेकार लेवल पे चल रही है। मैं मेरे वक्त तो भी बोल रहा हूं कि थोड़ी सी ठीक थी, तुम्हारे वक्त तो और भी बेकार। अभी डे बाय डे तो चीजें तुम देख ही रहे हो, गलत से गलती होती जा रही, गलती होती जा रही, अभी कुछ सही नहीं। डोंट डू दिस, नॉट मेंट फॉर दिस। तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हमारे लिए नहीं, हमारा तो हो चुका। दर्शन करे और 200 बार सीए नहीं बन सकता। ठीक है, हम जितना हमको अचीव करना था हो गया, जीवन में सब कंप्लीट है। हमारे जान जलता है जब लोगों में पोटेंशियल दिखता है और लोग खुद के पोटेंशियल को भी हवा में उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों। किसी ने जबरदस्ती भेजा क्या सीए करने के लिए? जबरदस्ती भेजा होगा ना अगर किसी को कि नहीं जाओ सीए कर, वो बन भी नहीं सकता। खुद के मन से आए हो ना, बोलो हाँ। मैं आज तक तो ये मानता हूँ कि सीए में बच्चा खुद के मन से आता है। अगर खुद के मन से आते हो तो खुद के मन से चीजें करने में दिक्कत क्या है? तुमने लिया हुआ टारगेट है, करो खत्म। जो भी ये रिकॉर्डिंग में दिख रहा है लेक्चर, बार बार ये चीजें बोल नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, मत ये काट। चलो स्टार्ट करते हैं, फोकस करना अच्छा तरीके से। सो वी आर गोइंग फॉर कौन सा कंपनी बोले एक बार उसे? स्मॉल कंपनी। कल टर्नओवर वाला से आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। आधी जनता क्या बाहर ही खड़ी थी क्या? और ये लेट आने वाले लेट क्यों होते हो तुम? मेरे को बता, मैं मंगल ग्रह से आता है क्या? एक मेरे को एक बात मेरे को, चलो अभी तुमको थोड़ा रियलिटी चेक दे दूं मैं। सर आपको क्या है, आप तो हमेशा ये ऐसा, आप तो गाड़ी से आते हो, कार से आते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब सही है, बराबर है। मैंने जब सीए किया मेरे पास कार थी। लेट मी टेल यू, आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मेरी जिंदगी के अंदर हमारे घर में एक ही मोटरसाइकिल थी, वो भी स्प्लेंडर। और पूना में जब आया था मेरे पास कोई मोटरसाइकिल भी नहीं थी। आई यूज टू ट्रेवल बाय पीएमटी। ऑटो के रिक्शा के ऊपर खर्चा करने के लिए पैसे ही नहीं थे, कैब नाम का कंसेप्ट हमें पता भी नहीं था। आई यूज टू लिव इन द वारजे मारवाड़ी। 8 लोग रहते थे एक हॉल के अंदर।
वॉशरूम की भी दिक्कत रहती थी, जैसे हर मेल हॉस्टल पे रहती है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, हम वहां से एक तो पीएमटी या ये चीजें पकड़ के आते थे। सो डोंट टेल मी अबाउट मेरे पास कार है। मेरे पास कार इसलिए है क्योंकि हमने ये सब सह लिया है। ठीक है। दूसरी बात, जब तुम्हें पता है समय पे आना है और तुम अगर समय पे कंसिस्टेंट, वो सुना होगा इंग्लिश वाला प्रोवर्ब, द अर्ली बर्ड गेट्स द फ्लीड या फ्लॉक, सबसे पहला खाना वो लेके जाता है। मैं अच्छा, मेरे से ज्यादा बिजी हो सकते हो तुम। मेरे को बीवी है, बच्चा है, घर पे 2 लोग हैं। मेरे को दिन में कम से कम 3 क्लासेस पढ़ाने पड़ते हैं, नोट्स बनाना पड़ता है, ऊपर से जो 2-4 छोटे मोटे बिजनेस है वो चलाने पड़ते हैं। मैं दिन का 13 घंटा काम करता हूँ, 13 आवर्स डेली। सवेरे 9 बजे मैं शुरू होता हूँ, रात के 9:30 बजे तक मैं बंद नहीं होता। मेरे को बंद करना पड़ता है, ऑटो ऑफ का मेरे पास कोई है नहीं। घर वाले मेरे को बंद करते जब मैं घर पे पहुंचता हूँ, लिटरली बंद करते। मेरे को बोलना पड़ता है कि अब ये सब चीजें बाजू में रख, अब घर पे थोड़ा सा समय दे। मेरे से ज्यादा बिजी हो, चलो मेरे पास कार है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, अगले 7 दिन अगर मैं कंसिस्टेंटली 2 व्हीलर से भी आऊं ना तो भी इसी समय पे आऊंगा। इसमें से 1 मिनट भी पीछे नहीं होगा और 1 मिनट भी आगे नहीं होगा। सब रीजन सही है कि सर तुम्हारे पास कार है एक्सेट्रा, सर ये मैं लेट हो गया, आज बारिश है, बट प्लीज डू अंडरस्टैंड ये रीजन है। रीजन वर्ड को ही अंडरलाइन है। ईदर यू कैन बी अ रीजन और यू कैन बी एन अचीवमेंट। आप 2 ही चीजें हो सकते हो लाइफ में, दोनों में से कोई एक तो आप रीजन हो सकते हो, नहीं तो आप अचीवमेंट हो सकते हो। जिसको पहुंचना है 9:30 बजे, वो दरिया पार करके भी पहुंच ही जाएगा। और वो बचपन में तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको अगर गलती से बोला होगा, मैं स्कूल तो 5 किलोमीटर चल के जाता था, मेरे भी इस पेरेंट ने मेरे को बोला है, वो अभी सुनने में बहुत गलत लगेगा तुमको, पर मैं जेन्युइनली बोलता हूं, तुम भी तुम्हारे बच्चों को यही बोलने वाले हो। बिकॉज एवरी सिंगल जनरेशन विल गेट अ ग्रेटर फैसिलिटीज। मैं अगर तुमको अभी बोलूं कि जब मैं सीए की क्लासेस करता था तब मैं पीएमटी से आना जाना करता था, तुम बोले उसमें क्या है, करके देखो। बहुत सारे लोग करके करते भी होंगे प्रोबेबली। नहीं थे भाई पैसे, अभी नहीं कर सकते। घर वाले ऑटो रिक्शा, अगर ऑटो रिक्शा के पैसे घर वालों को मांगे, घर वाले घर पे ही वापस बुला ले हमको कि अमरावती से सीए कर, वहां क्लास नहीं है। टर्नओवर स्टार्ट करते फोकस करना बहुत अच्छे से। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास फैसिलिटीज क्या है। ये जो क्लासरूम है, एसी क्लासरूम है, फैन वैन चल रहे हैं, लाइट वाइट चल रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। मेरी सीए फाइनल की क्लासेस में आधे क्लासेस में डे टाइम पे लाइट नहीं होते थे। देयर आर नो ट्यूब लाइट्स। हार्डली कुछ 3-4 फोकस लाइट लगाए होते थे जो गणपति के मंडल के पेंडोल पे लगते थे, 2 या 3। उनके भी जोन किधर जा रहे भगवान जाने। और हमारा टीचर पढ़ाता था ब्लैक बोर्ड पे, 450 बच्चों के अंदर 0 एसी, फैन भी भगवान भरोसे पे चल रहे कि चल रहे तो चल रहे, नहीं तो सिर पे गिर रहे। हाँ जेन्युइनली 3-4 फोकस लाइट लगाए हुए और 400 लोग मिलकर सिर्फ एक ही ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे और टीचर के हैंडराइटिंग सेम जैसी ब्लैक बोर्ड पे होनी चाहिए। मेरे पास कार है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास क्या फैसिलिटीज है। यू आर लिविंग इन मच ग्रेटर फैसिलिटीज देन अस। हमें जो टीचर पढ़ाते थे ना, वो खुद सीए इंटर कर रहे थे। मैं सीए फाउंडेशन में जिन टीचर से पढ़ा हूँ वो खुद सीए इंटर कर रहे थे। मैं जब फाउंडेशन में था तब भी वो सीए इंटर की एग्जाम दे रहे थे, मैं जब सीए इंटर पे था तब भी वो सीए इंटर की एग्जाम दे रहे थे। और वो मेरे साथ ही पास हुए हैं सीए इंटर। मैं जिस अटेम्प्ट में सीए इंटर पास हुआ उसी अटेम्प्ट में वो सीए इंटर पास हुए। इतना तो खराब हाल नहीं है ना तुम्हारा। माना मेरे पास कार है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, इधर यू कैन बी अ रिजल्ट और यू कैन बी अ रीजन। 2 ही चीजें, आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर लो। ठीक है। और ये छोटी 9:30 बजे नहीं, तुम 9:30 बजे आए, तुम 10 बजे आए, मेरे को क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है रे। मैंने वैसे भी 9:30 बजे पढ़ाना शुरू करना है, मैंने वैसे भी 11:30 बजे पढ़ाना बंद कर देना है। तुमको लगता है कि इसमें से अगर 50 लोग यहां से बाहर भी चले गए या नहीं भी आए तो मेरा पढ़ाने का तरीका चेंज होगा? आई विल टीच द सेम। यहां एक बंदा भी बैठा रहा तो भी मैं सेम ही पढ़ाऊंगा।
मैंने पढ़ाना खाली डेस्क बेंचेस से शुरू किया है। पहले 2 बैचेस 0 स्टूडेंट, आई स्टार्टेड टीचिंग डेस्क बेंचेस को कि चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को जेन्युइनली नहीं फर्क पड़ता। बट इट्स नॉट अबाउट मी। इज दिस अ क्लास इज अबाउट मी और इज इट अबाउट यू? तो 9:30 बजे आने का जिम्मेदारी मेरा है या तुम्हारा है? इसका है। ये क्यों चिल्ला रहा हूं मैं? बिकॉज इट इज नॉट अबाउट वन डे कि एक दिन तुम लेट आए। इट इज अबाउट डिसिप्लिन, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी। तुम मेरे पास अभी पढ़ो तो भी मैं ये 2 चीज़ों को पकड़ के रहूंगा, तुम मेरे पास इंटर में पढ़ो तो भी 2 चीज़ों को, तुम फाइनल में आओ तो भी ये 2 चीज़ों को पकड़ के ही रहूंगा। क्योंकि मैंने जीवन में एक चीज सीखी है, सबसे स्मार्टेस्ट गाय को सबसे कंसिस्टेंट गाय आउटस्मार्ट आसानी से कर सकता है, बहुत आसानी से। मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपके हाथ में 10 लाख दिए हैं और इफ यू हैव 2 पीपल, द स्मार्टेस्ट वन एंड द मोस्ट कंसिस्टेंट वन, तुम खुद वो 10 लाख रुपए कंसिस्टेंट वन के ऊपर लगाओगे, स्मार्टेस्ट के ऊपर नहीं लगाओगे। एंड यू आर ट्राइंग टू टैकल ऑल दिस सिचुएशन थ्रू योर स्मार्टनेस। कैसे होगा? आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट हमारी सीए की बैच में मैं जितने लोगों के साथ सीए बना, उन सब बैचेस के अंदर सबसे ज्यादा चीजें जीवन में सबसे जल्दी सब लोग ऐसा कहते हैं मैंने अचीव की है। एंड लेट मी टेल यू, आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट वन। मैंने मेरे से भयंकर स्मार्ट लोग देखे, भयंकर। मैंने ऐसे लोग देखे तुम्हारे स्मार्टनेस फेल है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आई एम वेरी सॉरी बट येस। मैंने ऐसे लोग देखे जो 3 घंटे की मूवी देखे तो 2.5 घंटे की मूवी विद डायलॉग रिसाइट कर पाए। मैंने ऐसे लोग देखे कि अगर जिंदगी में उन्होंने ठान लिया है तो इंस्टीट्यूट का AIR-1 ठोकना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट बेहद आलसी, जन्म के आलसी। कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज नहीं, पूरा स्मार्टनेस फ्लश हो गया। व्हाई? बिकॉज नॉट कंसिस्टेंट। अब एक्चुअली सारे लोगों को सबसे स्मार्ट गाय से एक्सपेक्टेशन है क्लास में, बट इफ यू डोंट परफॉर्म वेल, वही सारे के सारे एक्सपेक्टेशन जो स्मार्ट गाय से होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव सेंस में कवर हो जाते हैं। ये चीज को भी याद रखना। प्लीज प्लीज बी वेरी कंसिस्टेंट। तुमको जीवन में अगर तगड़ा कुछ अचीव करना है, बहुत तगड़ा, कि ऐसा चाहिए 35 के एज में तुम्हारे सारे सपने जिंदगी के फाइनेंशियली खत्म हो चुके, तुमने अगले 1-2 जनरेशन का काम करके रखा है, ऐसा अगर तुमको जीवन जीना है, सबसे ज्यादा दौलत तुमको कमानी है जितना तुम्हारे जनरेशन में किसी ने नहीं देखा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। और ये बारिश वारिश से जो डरते हैं वो तो भूल ही जाओ, तो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है कुछ। आई एम वेरी सॉरी टू सो दिस। ठीक है, शुरू करते हैं। आज मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची प्रेजेंटी देखते हुए, इसलिए मैं ये बोल पड़ा। मेरे से ये अगली बार एक्सपेक्ट मत करना। वैसे तो आई डोंट केयर, बट समटाइम्स आई डू, मजबूर हो जाता हूं। ठीक है और कोई बाहर है, आ जाइए। स्टार्ट करते हैं। स्मॉल कंपनी। सो क्या आपने टर्नओवर वाला डायग्राम बनाया कल घर जाके? बच्चों बोलो हाँ या ना। ओके कितने लोगों के लगभग 100 क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में से 50-60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं? रेज योर हैंड प्रॉपर्ली। अब इतने लोगों के हो चुके, जो एब्सेंट उनको तो मैं पूछ भी नहीं रहा हूं। अब 50 क्वेश्चंस इतने दिनों में, लगभग कितने दिन हो गए मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं? 1 महीना हो गया प्रोबेबली। 3 क्वेश्चन डेली भी किए तो 30 दिन में कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन। फिर भी हाथ जितने रेस थे वो सिर्फ 20 लोग हैं। कृपया मेरे को रिजल्ट के वक्त पूछते मत आना कि सर रिजल्ट हमारा ऐसा क्यों लगा, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उनको पता है कि रिजल्ट कैसा आने वाला है, और जो काम नहीं कर रहे उनको शायद कुछ ही नहीं पता कि रिजल्ट कैसा आने वाला है। अभी तक के एटलीस्ट आपके 50 क्वेश्चन होने चाहिए थे। कंपनीज एक्ट मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट 50 क्वेश्चन आर देयर फॉर द बिजनेस लॉस। इफ यू आर नॉट डन दैट, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। प्लीज बी वेरी सीरियस, काम करना शुरू करो। मैंने इसका फॉर्मूला डे 3 डे 4 पे ही बताया था कि किस प्रकार से वर्क करना है। डेली 1 घंटा भी बैठ के दे दो, चलो मैक्सिमम 1.5 घंटा, तो भी 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है आप बैठ नहीं रहे हो। सर इतने सारे क्लासेस के साथ कैसे बैठा जा सकता है? मेरे को ये करना है, आपको करना है। फाइंड अ सॉल्यूशन, रास्ता संभाल लो खुद का।
ऐसे भी लोग हैं इस क्लास के अंदर जो दिन भर बिजी रहते हैं बट फिर भी 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ही बैठे वाले हैं। ऐसा तो नहीं है बाहर से लाके बिठाया मैंने, ये 20 लोग तुम्हारे जैसे ही है, तुम्हारे साथ ही बैठे और फिर भी ये कर रहे हैं। ये मोर आपने भी करना चाहिए, बिकॉज एग्जाम तुमको ये नहीं पूछने वाला है कि तू कितना डिफिकल्टी में था, या तू कितना डिफिकल्टी में नहीं था, या तेरे पास कितना फ्री टाइम था, या तेरे पास कितना फ्री टाइम था। एग्जाम तुमको एक ही चीज़ बोलेगा, भाई तूने लिखा है तेरे को मार्क्स मिलेगा, तूने नहीं लिखा है तेरे को मार्क्स नहीं मिलेगा, बात खत्म। तुम्हारे डेली शेड्यूल से एग्जाम को कोई लेन देन नहीं। सो अभी तक आपके 50 क्वेश्चन होने वाले थे, अगर आपने नहीं किए हैं यू आर लैकिंग बैक। रिजल्ट सिर्फ उनका आएगा जो मेहनत करेंगे, बाकी कोई भी चीज़ खुद को समझाने की कोशिश मत करना, बात खत्म। अगर तुम खुद को हवा में रीजंस दे रहे हो कि नहीं मैं तो संभाल लूंगा लास्ट 30 दिन में, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलो टर्नओवर वाली केस शुरू करते हैं। टर्नओवर के सिचुएशन में हमने देखा था टर्नओवर कितना बोले एक बार, 2 करोड़ से कितना बोला है बोले एक बार, 100 करोड़। आपने डायग्राम ड्रॉ किया है सबने, बोले ऐसा नो। सो अगर मैं सिचुएशन वाइज यहां पे बोलूं, लेट्स ड्रॉ द टाइमलाइन। अगर मैं सिचुएशन वाइज आपको यहां पे बोलूं, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस करना अच्छे से। सो हियर इट इज 0 CR, रुपीज 0 करोड़, 0 रुपीज सॉरी। यहां पे मैं ले रहा हूं रुपीज कितना बोले एक बार, 2 CR। यहां पे मैं ले रहा हूं रुपीज कितना बोले एक बार, 100 CR। मुझे एक बार बताओ, सबसे पहले 0 से लेके 2 CR के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कोई लिमिट बोल सकता है क्या? जोर से बोलो। नहीं, तो ऐसी वाली कंपनी क्या हो जाएगी, परमानेंटली स्मॉल। इज इट वेरी क्लियर? अच्छा, 100 CR के ऊपर कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोल सकता है क्या? नहीं, तो ऐसी कंपनीज क्या हो जाएगी, परमानेंटली बिग। इज इट वेरी क्लियर? अब इसके अंदर मैंने आपको डिवीजन दिया। अब ये जो मैं फिगर्स ले रहा हूं ये रैंडम है, आप कोई भी ले सकते हो, 2 से लेके 100 करोड़ में कुछ भी उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अगर मैंने यहां पे कोई फिगर उठाया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, लेट्स से इफ आई टेक रुपीज 5 CR, तो फॉर 25-26 0 से लेके 5 CR तक की सारी कंपनी क्या हो जाएगी बोले एक बार सब लोग, स्मॉल। एंड अबव 5 CR वाली सारी कंपनी क्या हो जाएगी, बिग। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैंने फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए लिमिट ले लिया 50 CR, 50 करोड़, तो 0 से लेके 50 करोड़ वाली सारी कंपनी क्या हो जाएगी, स्मॉल। एंड अबव 50 करोड़ वाली सारी क्या हो जाएगी बोले एक बार, बिग। क्या मैं पूरी लिमिट 100 करोड़ की एक्सप्लॉइट कर सकता हूं? यस। सो फॉर फाइनेंशियल ईयर 27-28 अगर मैंने लिमिट ले लिया 100 करोड़ पूरा रख सकता हूं, 100 करोड़ अलाउड है। इवन यू कैन पुट 2 CR, इवन यू कैन पुट 100 CR, दोनों लिमिट्स इंक्लूडेड है। इज इट वेरी क्लियर? सो 0 से लेके 100 CR तक की सारी कंपनी क्या हो जाएगी, सब जन बोलो एक बार, स्मॉल। अबाउ 100 CR सारी कंपनी क्या हो जाएगी, बिग। इज इट वेरी क्लियर गाइस? और यहां पे परमानेंटली बिग कंपनी हो जाएगी 100 CR के ऊपर। क्या आपका डायग्राम ऐसा दिख रहा है? फिर एक सवाल पैदा होता है, सर ये सब ठीक है, अभी के लिए क्या लिमिट है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? एनीवन हैज सीन द मॉड्यूल? किसी को पता है क्या लिमिट है फिलहाल? यस, वेरी गुड, इट इज अ 40 करोड़ रुपीज। सो 0 से लेके 40 करोड़ वाली सारी कंपनी क्या हो जाएगी, स्मॉल। एंड अबव 40 करोड़ वाली सारी कंपनी क्या हो जाएगी, बिग। ये आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबने कर लिया इसको डिटरमाइन? बच्चों बोलो हाँ या ना। स्मॉल कंपनी के ऊपर काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम हो गया है सबका, यस और नो? अब इसके नीचे नोट डालिएगा सब लोग, इसके नीचे नोट डालिएगा प्लीज। उसके नीचे लिखिएगा ये वाला का पूरा एरिया, नोट डाल के ये बोल्ड और इटैलिक्स में जो भी दिया है सारा जैसा का वैसा लिख लीजिए। गो फॉर इट फास्ट विथ नोटिफिकेशन डेट। बाहर कोई है? आ जाइए बेटा।
किसी को जाना है साथ में जाइए। लिख लिया सबने? सबका हो गया लिखना? उसके नीचे नोट डालिएगा, उसके नीचे लिखिएगा द फॉलोइंग कंपनीज, ये लिखना हो गया तो उसके नीचे लिखिएगा द फॉलोइंग कंपनीज even if complies the limit, the following company even if comply the limit will not be considered as small companies, will not be considered as small companies. Following companies even if comply the limit will not be considered as small companies. Point number A, the holding and subsidiary company, the holding and subsidiary company. Point number B, Section 8 companies, Section 8 companies. Point number C, companies or body corporate governed by special act, that is statutory companies. Companies or body corporate governed by special act, that is statutory companies. That is statutory companies. लिखा सबने? अच्छा, अब ये जो 3 कंपनीज है, ये भले ही लिमिट कंप्लाई कर ले पेड अप कैपिटल या टर्नओवर की, पर ये स्मॉल हो पाएगी क्या? नहीं, ये कभी स्मॉल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सबसे पहला कौन सा लिखा है बोलो एक बार? होल्डिंग सब्सिडरी। ये क्यों स्मॉल नहीं हो सकती कभी? क्योंकि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी, आपको वो केस याद है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर। समझो अब मेरे कंपनी का टर्नओवर लगभग जा रहा है स्मॉल कंपनी की लिमिट में, समझो स्मॉल कंपनी की लिमिट है 10 करोड़ का टर्नओवर, मेरा टर्नओवर बढ़ गया और मेरा टर्नओवर हो गया लगभग 9 करोड़। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टर्नओवर बढ़ के अगर 10 CR होगा तो मैं बिग कंपनी हो जाऊंगा, बराबर है? तो मैंने क्या किया, सब्सिडरी कंपनी बनाई और सब्सिडरी कंपनी के नाम पे सेल करना शुरू कर दिया। बोलो हाँ या ना? तो इस हिसाब से तो मैंने भाई साहब बिग कंपनी का कैटेगरी वैसे ही पार कर लिया ना। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री में क्या हो रहा था? तो ऐसा हो सकता है कि स्मॉल कंपनी बने रहने के लिए एक कंपनी खुद के नीचे बहुत सारी सब्सिडरीज बनाए और हर एक में छोटी छोटी लिमिट कंप्लाई करे, पर आपको होल्डिंग और सब्सिडरी को कंसोलिडेटेड देखना जरूरी है। एनीवेज इफ यू डोंट नो, प्रोबेबली आपको शायद आइडिया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनते हैं तो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों के कंबाइन करके ही बनते हैं। Is it very clear? Yes or no? And that is why the holding and subsidiary company अगर चेन में है तो कभी भी स्मॉल हो नहीं सकती। स्मॉल कंपनी स्टैंड अलोन कंपनी ही हो सकती है। कौन सी कंपनी हो सकती है? स्टैंड अलोन। इकलौती कंपनी जिसका ना कोई होल्डिंग है ना कोई सब्सिडरी है, बस वही स्मॉल हो सकती है। Is it very clear guys? Yes or no? दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल नहीं हो सकती। पूछो क्यों?
बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी ऑलरेडी एनपीओ है, उसको कंपनीज एक्ट में बहुत सारे एग्जाम्पशन है, स्मॉल कंपनी से ज्यादा एग्जाम्पशन सेक्शन 8 कंपनी को है, तो आपको स्मॉल की कैटेगरी में आने की जरूरत क्या है फिर? इज इट वेरी क्लियर? और तीसरा कंपनी स्टैट्यूटरी, अब एसबीआई, एलआईसी, ये स्टैट्यूटरी कंपनीज है जिनके लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है। अब इनके रेगुलेशन पूरे के पूरे पार्लियामेंट के हिसाब से चलते, तो इनको कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्मॉल बनने की जरूरत क्या है? इज इट वेरी क्लियर? कल जाके अगर मैं एसबीआई को बोल दूं स्मॉल कंपनी, whether it will look good, obviously not. Is it very clear? कल मैं एलआईसी को स्मॉल बोल दूं, चलेगा क्या? अरे भाई, एलआईसी का आईपीओ पाकिस्तान और श्रीलंका के टोटल जीडीपी के 2 टाइम्स था, सिर्फ आईपीओ। अब इसको स्मॉल बोलू कह रहे मैं? इज इट वेरी क्लियर? दैट्स व्हाई दीज 3 कंपनीज कैन नॉट बी स्मॉल कंपनी। यहां तक आइडिया क्लियर है? यहां आपका स्मॉल कंपनी का पूरा डेफिनेशन होता है खत्म। एक बार पूरा ओवरलुक कर लीजिए 1 मिनट के अंदर, अगले डेफिनेशन पे जाते हैं। बाहर कोई है? आ जाइए बेटा। रिव्यू कर लिया सबने? चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा एज पर मेंबरशिप चारों कंपनीज कंप्लीट हो चुका है? बोलो हाँ है ना? कौन कौन सा? ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल, चारों हमने बहुत डिटेल में देखा है। इज इट वेरी क्लियर? अगला हेडिंग डालिए, कंपनीज एज पर कंट्रोल। कंपनीज एज पर कंट्रोल। ओके, अब उसके अंदर आपको होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन पहले लिखना पड़ेगा, जैसे हम हमेशा लिखते हैं, बिकॉज डेफिनेशन एग्जाम में कोट करना होता है, जैसा का वैसा कोट कीजिएगा, ठीक है? आपने कहां से लिखना है? यहां से लेके यहां तक ये है होल्डिंग का डेफिनेशन, ठीक है? फिर यहां से लेके लगभग आपका इस पॉइंट तक के आता है सब्सिडरी का डेफिनेशन। ये दोनों के दोनों लिखने हैं, बस इतना ही नहीं लिखना है, इसके बाद में आपको एसोसिएट भी लिखना है। एक बार तीनों डेफिनेशन आप लिख लोगे, उसके बाद में मैं समझा सकता हूं ये क्या है। लिखते वक्त थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, थोड़ा समय लगेगा चलेगा, पर ये डेफिनेशन आपके नोटबुक में होनी चाहिए, सो दैट व्हेनेवर यू रिवाइज यू शुड नो देम। इज इट वेरी क्लियर? सो कृपया लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। हेडिंग डालिएगा होल्डिंग सब्सिडरी और इसको लिख लीजिएगा।
लिखते वक्त थोड़ा लॉजिक लगाना, ठीक है। ये हो गया है लिखना। होल्डिंग और सब्सिडरी, बोलो यस और नो, फिनिश इट ऑफ फर्स्ट। डन एवरीबॉडी, बोलो यस और नो, सरल करूँ। अब इसके नीचे एक और डेफिनेशन लिखना है, ये अगर हो गया है तो एक मतलब एक दो डेफिनेशन आपको थोड़ा लिखने का वर्क रहेगा आज, ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये वाला एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने का है, इसके नीचे मैं नोट लिखवाऊंगा, दैट इज डिफरेंट। ये होने के बाद एक और है गवर्नमेंट कंपनी, बिकॉज मैं होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड गवर्नमेंट ये चारों डेफिनेशन एक साथ पढ़ाने वाला हूँ। रीजन, ये चारों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। इज इट वेरी क्लियर? सो लिख लीजिए। डन। इसके नीचे नोट डालिएगा,
उसके नीचे लिखेगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स, उसके नीचे लिखेगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स, significant influence means at least 20%, at least 20% of total voting powers, at least 20% of total voting powers or control, or control. लिखा सबने? नीचे एक और लाइन, joint venture means, joint venture means the parties have, the parties have, the parties have joint control, joint control over the net assets, over the net assets, over the net assets as per agreement, over the net assets as per agreement. फुल स्टॉप. लिखा सबने? नीचे एक और डेफिनेशन अभी आपको कोट करना है, दिस इज गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, फिर चारों डेफिनेशन हम एक साथ देखने वाले हैं. गो फॉर इट फास्ट. Done everybody? लिखना हो गया सबका? बोलो यस और नो. पक्का हो गया है? डन? यस और नो. अब मैं चाहूंगा जिस भी पेज पे ये एंड हुआ है वो पेज छोड़ दीजिए, उसके नेक्स्ट पेज को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 2 पार्ट के अंदर. ठीक है?
हाफ पार्ट में, नए पेज को पूरा 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, उसके ऊपर हम सभी कंपनीज को एक साथ देखेंगे, ठीक है। Sure. Are you guys ready? Sure. सब लोगों का ध्यान है, बोलो हाँ है ना। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, फोकस करना बहुत अच्छे से, लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एक साइड में लिख रहा हूं दैट इज अ होल्डिंग कंपनी। कैन यू टेल मी होल्डिंग कंपनी का सेक्शन क्या है बच्चों? सब लोग बोलेंगे टू सबसेक्शन कौन सा है? 46। मुझे बताओ दूसरा डेफिनेशन कौन सा है? सब्सिडियरी। और सब्सिडियरी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? दैट इज टू सबसेक्शन कौन सा? 87। देखो स्मॉल जहां पे था उसके बाजू में सब्सिडरी था, बोलो यस और नो। सो 287। और तीसरा डेफिनेशन कौन सा है? एसोसिएट। और एसोसिएट के लिए सेक्शन नंबर कौन सा है? 2 सबसेक्शन नंबर 6। दूसरे साइड में लिख रहा हूं गवर्नमेंट कंपनी। मुझे बताओ गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? 2 सबसेक्शन नंबर 45। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबका ध्यान है, बोलो हाँ या ना। नाउ अब हम बात कर रहे हैं दैट इज अ होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, और सिस्टर कंसर्न भी इसके अंदर आ जाएगा, पर सिस्टर कंसर्न के लिए कोई डेफिनेशन नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम आराम से समझ में आएगा। समझो कंपनी का नाम है रणबीर लिमिटेड। कौन सा बोले एक बार जोर से? रणबीर लिमिटेड। नाउ लेट्स से रणबीर लिमिटेड is controlling 6 out of 10 board of directors of दीपिका लिमिटेड। कौन सा लिमिटेड? दीपिका लिमिटेड। रणबीर लिमिटेड इज कंट्रोलिंग 6 out of 10 board of directors of दीपिका लिमिटेड। तो कैन आई से हियर इट इज अ कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोलो हाँ है ना। वैसे आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? मतलब ऐसा क्या करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कि आपके हाथ में कंट्रोल है ऐसा माना जा सके? मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल होना। पहले तो मेजॉरिटी डायरेक्टर, सब लोग मुझे पहला पॉइंट दिखाओ, पॉइंट 1 दिखाओ। बोलो मेजॉरिटी डायरेक्टर, सब जोर से बोलेंगे, बोलो मेजॉरिटी डायरेक्टर। लाइव स्ट्रीम में भी सबने दिखानी है, पहली उंगली। हाँ मेजॉरिटी डायरेक्टर, सब लोग बोलो कौन सा? मेजॉरिटी। और इन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रिमूवल, 4 चीजें। कौन कौन सा? अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रिमूवल। ये दोनों अगर आप कंप्लाई कर रहे हो तो आप कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो। इज इट वेरी क्लियर? मेजॉरिटी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रिमूवल अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो, फिर ये झक मार के तुम्हारी ही सुनेंगे। इज इट वेरी क्लियर? सो दीपिका लिमिटेड के 6 out of 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन और रिमूवल सब कौन कंट्रोल कर रहा है? रणबीर लिमिटेड। तो ऐसे सिचुएशन में दीपिका लिमिटेड विल बी कॉल्ड एज एक बार से सब्सिडियरी कंपनी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? समझो एट द सेकेंड फेज रणबीर लिमिटेड कटरीना प्राइवेट लिमिटेड में। कौन सा बोले एक बार? कटरीना प्राइवेट लिमिटेड में 1 लाख शेयर्स में से 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स में से कितना लगेगा सब्सिडरी बनाने के लिए? 51,000 शेयर्स। जोर से बोले ऐसा नो। एब्सोल्युटली रॉन्ग। 50,001 शेयर ओनली। मेजॉरिटी बोला है। 51,000 गवर्नमेंट कंपनी के केस में लगता है 51%। प्लीज डू अंडरस्टैंड हियर इट इज नॉट 51%। आप डेफिनेशन सब्सिडरी के देखो, इन द डेफिनेशन ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी दे हैव स्पेसिफिकली रिटन द मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पावर्स गाइस। क्या लिखा गया है? सब जन बोलो क्या लिखा गया है? कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मोर देन 1/2 का मतलब 1 लाख शेयर्स में से 50,000 हाफ हुआ, एक शेयर भी ऐड किया तो भी मोर देन 1/2 हुआ है। अब यहां पे मोर देन 1/2 को बच्चे सोचते हैं 51% होगा। प्लीज डू अंडरस्टैंड इट्स नॉट 51%। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। 1 लाख का मैं डिफरेंस थोड़ा सा साइड में आपको लिख के दिखाऊं। 1 लाख का मेजॉरिटी, 1 लाख का मेजॉरिटी होता है दैट इज 50,000 प्लस 1 शेयर।
50,000 प्लस 1 शेयर। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? पर आपके 1 लाख का 51% होता है 51,000 शेयर्स। दोनों में बहुत फर्क है। इज इट वेरी क्लियर? इसलिए मैंने 1 लाख शेयर ऑलरेडी इसलिए लिया क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आए। सो कटरीना प्राइवेट लिमिटेड के 50,001 शेयर रणबीर लिमिटेड होल्ड कर रहा है, तो कैन आई से इट इज मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर्स? तो यहां पे कटरीना विल ऑल्सो भी कंसिडर इसका एक बाजू से सब्सिडियरी। अब कटरीना अगर सब्सिडरी है तो कटरीना का एक और टाइटल यहां रहेगा, तो उसके बोलना कटरीना प्राइवेट लिमिटेड को एक और नाम से जाना जा सकता है। एनीवन? द डीम्ड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी अगर सब्सिडरी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डीम्ड पब्लिक कंपनी। इज इट वेरी क्लियर? आगे अब अगर समझो, आगे दीपिका लिमिटेड और कटरीना लिमिटेड आलिया लिमिटेड के अंदर होल्ड कर रहे हैं 30% ऑफ वोटिंग पावर एंड 25% ऑफ वोटिंग पावर। तो आलिया लिमिटेड और रणबीर लिमिटेड में ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर मियां बीवी, ये अभी कंपनी के टाइप्स में ये रिश्ता क्या कहलाया जाएगा? आलिया लिमिटेड इज अ नॉन सब्सी नॉन सर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। क्या 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 रणबीर लिमिटेड होल्डिंग माना जाएगा आलिया का? नो सर या यस सर? कैसे क्या? रणबीर तो मेजॉरिटी वोटिंग पावर डायरेक्ट होल्ड ही नहीं कर रहा। अगर आप सब्सिडरी की डेफिनेशन देखो ना, तो मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर टुगेदर विथ 1 और मोर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज लिहिलं आहे रे बाबा। मतलब ऐसा नहीं कि होल्डिंग ने खुद होल्ड करना जरूरी, नहीं। अगर सब्सिडरी के थ्रू भी आप मेजॉरिटी वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो तो जिसमें होल्ड किया है वो भी सब्सिडरी हो जाएगी। इसका मतलब टुगेदर विथ 1 और मोर सब्सिडरीज इफ यू आर होल्डिंग मोर देन मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर स्टिल यू आर होल्डिंग कंपनी, और जिसमें होल्ड किया जा रहा है स्टिल दैट इज अ सब्सिडरी कंपनी। तो यहां आलिया विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ सॉरी क्या माना जाएगा? सब्सिडियरी कंपनी एंड रणबीर विल बिकम अ होल्डिंग कंपनी। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना? तो मेरे को एक जोर से सवाल आया, बहुत जोर से। पूछो क्या? क्या रिलेशन है दीपिका और आलिया के बीच में? ये रिश्ता क्या कहे? सर सौतन का सरसों। नाले को अच्छा बोलो, क्या है रिलेशन? दिस इज दीपिका एंड आलिया विल बी कंसिडर्ड एज अ एसोसिएट कंपनी। क्यों? क्योंकि मोर देन 20% वोटिंग पावर है ना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अच्छा एसोसिएट वर्ड दिख रहा है ना सबको? उससे करें एसोसिएट कंपनी। इज इट वेरी क्लियर? और फिर ऑब्वियसली कटरीना प्राइवेट लिमिटेड और आलिया के बीच में भी क्या रिश्ता रहेगा? एसोसिएट कंपनी। इज इट वेरी क्लियर? सार 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 बोलो सर, बोलो सर। तुमने एक सिस्टर कंसर्न भी बोला था, वो किधर है? सिस्टर किधर है? तो बहुत गौर से सुनना, जो दीपिका और कटरीना के बीच में रिश्ता है ना, ये है सिस्टर कंसर्न। एक ही होल्डिंग की जब 2 सब्सिडरीज आती है उसे सिस्टर कंसर्न कहते हैं। एक ही होल्डिंग के 2 सब्सिडरी, पर इसके लिए कोई सेक्शन है क्या? नहीं। सर सिस्टर क्यों? सर ब्रदर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम वो कंपनी थी बोलते हैं ना। अब उसका कोई लॉजिक नहीं है यार, प्लीज। ठीक है, तो वो कंपनी बोलती थी बोलते थे इसलिए सिस्टर कंसर्न, था बोलते थे तो ब्रदर हो जाता था। इज इट वेरी क्लियर? तो सबको ये चीज क्लियर है क्या? पक्का जोर से बोलो ये सुनो। फिर भी मेरे दिमाग में और बहुत जोर से सवाल आए हैं, 2-4 जाके आओ नहीं नालायक। 2-4 सवाल आए हैं, यही यही बोलूंगा। लेट्स गो। पूछो क्या? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ए प्राइवेट लिमिटेड is a holding company of B Limited and B Limited is a holding company of C Private Limited. आया ध्यान में कि दू कान में? अरे आया क्या?
तो मुझे बताओ सी प्राइवेट लिमिटेड वेदर इट विल बी अ डीम पब्लिक कंपनी और इट विल बी अ प्राइवेट कंपनी ओनली. डीम कैसे हो? अटमोस्ट होल्डिंग कंपनी तो प्राइवेट है ना भाई. अटमोस्ट होल्डिंग कंपनी तो प्राइवेट है ना. हमने तो डेफिनेशन में देखा था पब्लिक का सब्सिडरी प्राइवेट है तो डीम पब्लिक होगा. पर अटमोस्ट होल्डिंग कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो ये तो नीचे की प्राइवेट होनी चाहिए ना. नहीं, क्यों नहीं? कोई मुझे सही लॉजिक बोलो तो मैं मानूं. फालतू लॉजिक पे तो मैं सुनूंगा भी. हाँ हाँ. व्हाट इज सही लॉजिक? क्लियर लॉजिक बताओ. ऐसे ही बोला लॉजिक बताओ. दो चार लोगों ने, दो चार कैसे, आधे लोगों ने हथियार डाल दिए. हमारा काम ही नहीं है. बोलो लॉजिक बोलो, दिमाग चलाओ. ख्याली पुलाओ मुझे भी खिलाओ. हाँ. एनीवन? यस. हाँ, ये शुरुआत करते से ही आंसर समझ में आता है. सर आपने कल बोला था जहां पे पब्लिक का पैसा लगा होता है और जिधर पब्लिक का पैसा फ्लो होता है उस कंपनी को पब्लिक का ही स्टेटस मिलता है. तो भले ही पब्लिक कंपनी चेन में बीच में आए पर पब्लिक का पैसा तो फ्लो ही हो रहा है ना. और हमने क्यों इसको डीपीसी बोला था? बिकॉज जहां पब्लिक का पैसा वहां रिस्क, जहां रिस्क वहां सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट वही लगने चाहिए जो पब्लिक कंपनी को लगते हैं. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो. इतना सिंपल लॉजिक था, कल बताया था. आना चाहिए था ये, सबको आना चाहिए था ये. ठीक है, इट वॉज इजी. चलो सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं. पूछो क्या? जोर से पूछो क्या? समझो कंपनी का नाम है, इधर नीचे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इधर ही कर लेते हैं. समझो कंपनी का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम है मौत ना मिलेगी दोबारा लिमिटेड. एक्चुअल सच्चाई तो मौत ना मिलेगी दोबारा ही है. जिंदगी तो भले ही मिल जाएगी, मौत कैसे दोबारा मिलेगी? समझ में आ रहा है? अरे हाँ बोलो ना नालायक लोगों. समझो कंपनी में 4 डायरेक्टर कॉमन है. ऋतिक मैं आ रहा हूं, जादू मैं आ रहा हूं, दूसरा फरहान, तीसरा अभय और चौथी कटरीना. और इधर भी सेम डायरेक्टर्स है. दोनों कंपनी में 4 डायरेक्टर कॉमन है और 4 ही डायरेक्टर है दोनों कंपनी में. कौन किसकी क्या है? दोनों. ये रिश्ता क्या कहलाता है? बोलो. हाँ, कौन किसकी क्या है? यानी 2-4 लोग इधर उधर देख रहे हैं. जाने मेरे को क्या, मेरी आंखों में देख जब मैं बात करता हूं. बोलो. क्या रिलेशन है दोनों में? एवरीबडी लेट मी टेल यू, there is no holding subsidiary relation. It is just companies under common management. ये समझना भी जरूरी है ना. ये होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट नहीं है, ये भी समझना उतना ही जरूरी है. आप बोलोगे सर कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है. नहीं, एक्चुअली कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है. 4 डायरेक्टर मिलकर दोनों कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं. एक कंपनी डायरेक्टर के थ्रू दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रही है. ये 4 लोग मिलकर दोनों कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, विच इज रिवर्स. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो कंपनीज अंडर क्या बोले एक बार से कॉमन मैनेजमेंट. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सबको क्लियर है? बोलो हाँ है ना. यहां तक आइडिया क्लियर है पक्का? बच्चों बोलो यस और नो. चल फिर मेरे को एक और बहुत जोर से सवाल है. एच लिमिटेड. थर्ड क्वेश्चन. एच लिमिटेड की सब्सिडरी S1 S2 लिमिटेड लिमिटेड. ठीक है. S1 की सब्सिडरी P प्राइवेट लिमिटेड एंड S2 की सब्सिडरी Q प्राइवेट लिमिटेड. तो H लिमिटेड के लिए P प्राइवेट लिमिटेड को क्या बोला जाएगा? दोज आर कॉल्ड एज सब सब्सिडरीज. दोज आर कॉल्ड एज सब सब्सिडरीज. इज इट वेरी क्लियर? उसको हम सबसी कहते हैं. समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? पर इसके अंदर एक चीज आपकी समझना लायक है. पूछो क्या? प्रोवाइडेड दैट सच अ क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब shall not have layers.
वर्ड क्या यूज किया है? लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो अभी जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया वो कंसेप्ट के लिए नहीं, वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया फॉर द वर्ड लेयर्स। अब यहां से H से लेके S1 में जो हुआ दिस इज योर फर्स्ट लेयर, एंड S1 से लेके P में जो हुआ दैट इज अ सेकेंड लेयर। इज इट वेरी क्लियर? अब आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते सर फिर H से लेके S2 इज अ थर्ड लेयर। नो, H से लेके S2 इज ऑल्सो कौन सा लेयर? फर्स्ट, एंड S2 से लेके Q इज ऑल्सो सेकेंड लेयर। दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग ऑफ द कंपनी। अब इसका काम आपको फाउंडेशन पे नहीं है, ना ही इसका काम आपको इंटर पे है। फाइनल लेवल पे एक प्रोविजन आता है कि किसी भी होल्डिंग कंपनी ने 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी अलाउ करने हैं, 2 लेयर इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी। फॉर एग्जांपल H लिमिटेड ने अगर S लिमिटेड में होल्डिंग लिया और S ये दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट है तो ये एक लेयर हुआ, और अगर P और Q दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो ये सेकंड लेयर हुआ। अब इसके नीचे सब्सिडरीज नहीं बन सकती। 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनीज एक्ट में अलाउड है, सिर्फ 2 लेयर्स। 2 लेयर से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज बना नहीं सकते। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यस और नो? सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछो क्या? एक बार मैं इस चीज को पूरा चीर फाड़ के सही जगह पे टाइमलाइन परसेंटेज लाइन के ऊपर ला दूं, सो दैट आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगी। सो इफ आई से दिस इज द परसेंटेज लाइन, हियर इफ आई राइट इट इज 0%, तो जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी में 0 से लेके 20% के लेस तक के होल्डिंग रखती है, 20% के लेस तक, तो उसे कहा जाता है सिर्फ इन्वेस्टेड। उसे क्या कहा जाता है? इन्वेस्टेड। जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी से के अंदर 20 से लेके 50% तक रखती है, कितना? 20 से लेके 50% तक, तो ऐसे सिचुएशन में उसे कहा जाता है एसोसिएट। इज इट वेरी क्लियर? जब कोई कंपनी 50% के बियॉन्ड किसी कंपनी में रखती है 75% तक, तो उसे कहा जाता है सब्सिडियरी। इज इट वेरी क्लियर? जब कोई कंपनी 75% से 100% के नीचे तक रखती है उसे कहा जाता है सब्सटेंशियल सब्सिडरी। कौन सा बोले एक बार? सब्सटेंशियल सब्सिडरी। हालांकि सब्सटेंशियल सब्सिडरी के लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, पर इसे माना जाता है सिग्निफिकेंट कंट्रोल वाली सब्सिडरी भी कहा जाता है। सिग्निफिकेंट कंट्रोल क्यों? क्योंकि आपको शायद आपने कंसेप्ट सुना होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। जब कोई कंपनी दूसरे कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए आपको 75% ऑफ वोटिंग पावर लगते हैं, जो यहां पे है। तो ऐसे सिचुएशन में यू हैव सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर सच कंपनी। इन्फ्लुएंस नहीं, इन्फ्लुएंस मतलब 20%, सिग्निफिकेंट कंट्रोल मतलब 75%। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? और जब कोई कंपनी 100% क्रॉस कर जाती है इट इज कॉल्ड एज वोली ओन्ड सब्सिडरी। क्या कहा जाता है? वोली ओन्ड सब्सिडरी। जैसे व्हाट्सएप इज अ वोली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ मेटा, जैसे इंस्टाग्राम इज अ वोली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ मेटा। अगर मैं आपको अभी अभी के इसमें बोलूं तो टाटा कोरस, कोरस स्टील्स, ये बेसिकली वोली ओन्ड सब्सिडरी है टाटा स्टील्स का। Are you guys understanding? Land Rovers and Jaguars is a wholly owned subsidiary of Tata Motors, जो पहले था, अभी उन्होंने टाटा मोटर्स ने भी खुद के सब्सिडरी को उसको ट्रांसफर किया है। इज इट वेरी क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर है होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और सिस्टर कंसर्न का। डू यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली? सबको क्लियर है? एग्जैक्टली। पर अब यहां पे बात खत्म नहीं होती, क्योंकि मुझे साथ साथ में आपको गवर्नमेंट कंपनी समझाना है। तो मैं चाहूंगा एक बार गवर्नमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन आपने लिखी है वो पढ़िए। गो फॉर इट फास्ट। गवर्नमेंट कंपनी पढ़ लिया सबने? एवरीबडी यस और नो? सो टेल मी, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी कंपनी जिसके अंदर मेजॉरिटी बोला है या 51% बोला है? द 51% कैपिटल। अब एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन के ना 2 पार्ट करता हूं मैं यहां पे, तो आपको क्लियर होगा बेटर लेवल पे। सो कंपनी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसका 51% ऑफ क्या? वोटिंग पावर। उन्होंने पेडअप कैपिटल बोला है, पर पेडअप कैपिटल का अल्टीमेट मतलब वोटिंग पावर ही होता है, जो उन्होंने गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में क्लैरिफाई करके भी दिया है। ऐसा नहीं कि मन से बोल रहे हैं अपन। ये देखो, हियर द टर्म पेड अप शेयर कैपिटल शॉल बी कॉन्स्टिट्यूट एज ए टोटल वोटिंग पावर्स।
इट्स इट वेरी क्लियर? मॉड्यूल ने सेम बोला है. सो पेड अप कैपिटल विल बी कंसिडर्ड एज वोटिंग पावर. 51% ऑफ वोटिंग पावर इज ईदर हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स भी चलेगा, बिकॉज देयर आर 30, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, जिसमें 29 स्टेट्स की स्टेट्स गवर्नमेंट है. इज इट वेरी क्लियर? और तीसरा है दैट इज कौन सा? बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने होल्ड किया है ये वाला. या तो फिर अगर आप सब्सिडियरी कंपनी हो किसी गवर्नमेंट कंपनी की, कौन सी कंपनी? सब्सिडरी कंपनी ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंपनी. कोई भी गवर्नमेंट कंपनी उसकी सब्सिडरी है तो उसे भी गवर्नमेंट माना जाएगा. मतलब आप ये अगर कंप्लाई करोगे तो आप गवर्नमेंट कंपनी बनोगे, और इस गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? बोले एक बार उसे गवर्नमेंट कंपनी. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले एक बार ये सुनो. एवरीबडी हाँ या ना? पक्का क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर चीजों को डिवाइड करके समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा. गवर्नमेंट होल्डिंग लेता है मतलब कौन होल्डिंग लेता है? गवर्नमेंट का होल्डिंग है मतलब किसका होल्डिंग है? एनीवन? लेट्स ट्राई. यहां का वाईफाई कनेक्टेड. हाँ, हेल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग लेता है, इसका मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होल्डिंग होता है. हियर इज अ लिस्ट. इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज के डेट में जितने कंपनीज में होल्डिंग रखते हैं, अब जब मैं प्रेसिडेंट कहता हूँ तो द्रौपदी मुर्मू जी पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंशियल पोजीशन की, कि प्रेसिडेंशियल एज अथॉरिटी कितना होल्डिंग है. तो आज के डेट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज होल्डिंग 41,73,973 करोड़ का शेयर कैपिटल ऑफ डिफरेंट कंपनीज. और ये कंपनीज सभी की सभी लगभग गवर्नमेंट कंपनीज है, जिसके अंदर मोर देन 51% ऑफ होल्डिंग है आपके प्रेसिडेंट का. आप देख सकते हो सारे के सारे कंपनीज और उनके परसेंटेजेस भी यहाँ पे लिखे गए हैं. जैसे सबसे पहले एंड्रयू यूएल कंपनी, जिसके अंदर गवर्नमेंट का 89% स्टेक है. बैलमर लॉरिस इन्वेस्टमेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. टोटल ऐसे कंपनीज आप काउंट करते जाओ 75 कंपनीज है, जिनको आज 74 है, आई गेस एक कंपनी गायब कर दी. सो 74 कंपनीज ऐसे जिनके अंदर गवर्नमेंट का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग है. इज इट वेरी क्लियर? दीज कंपनी गवर्नमेंट होल्ड करता है, इसका मतलब सीजी होल्ड करता है ऐसा नहीं. गवर्नमेंट होल्ड करता है मतलब प्रेसिडेंट होल्ड करता है. कौन होल्ड करता है? बोले एक बार, प्रेसिडेंट. और अगर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है, मैंने बोला, तो फिर कौन होल्ड करता है गाइस? स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है तो कौन होल्ड करता है? ये देखो, लिस्ट ऑफ द कंपनीज हेल्ड बाय द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र. स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होल्ड कर रहा है मतलब गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र होल्ड कर रहा है. सो इफ आई गो टुवर्ड्स इट, दिस इज द होल्डिंग ऑफ द गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र. हार्डली कोई एक दो कंपनीज के अंदर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का होल्डिंग है. देखो, पहला महानगर गैस. महानगर गैस आपने शायद सुना होगा, जो आपको पाइपलाइन गैस प्रोवाइड करता है, दैट इज अ महानगर गैस. और दूसरा मॉइल. सो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र फिलहाल सिर्फ दो ही कंपनीज के अंदर होल्डिंग ले रहा है. सो व्हेन वी से गवर्नमेंट कंपनी, द होल्डिंग इज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. और अगर स्टेट गवर्नमेंट का होल्डिंग है, इट इज इन द नेम ऑफ गवर्नर. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले एक बार ये सुनो. तो इसको मैं वहां पे क्लैरिटी के लिए लिख के रखूंगा, सो दैट आपको समझ में आए. सो सीजी होल्डिंग, सब लोग बोलो मुझे, सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्डिंग मतलब किसके नाम पे होगा गाइस? इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट पर्सनली या प्रेसिडेंट पोजीशन? प्रेसिडेंट का एक बार जो से पोजीशन. अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे कंपनीज में अगर प्रेसिडेंट का होल्डिंग है, तो जब ये कंपनीज का जनरल मीटिंग होगा, जनरल मीटिंग में तो सारे मेंबर्स को आना है, तो क्या द्रौपदी मुर्मू जी जाके बैठेंगे? द्रौपदी मुर्मू जी जाके बैठेंगे? आपको पता है इसके लिए एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन नंबर 112, इंटर लेवल पे आप पढ़ोगे, जिसके अंदर बोला गया है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव. क्या अपॉइंट कर सकता है? रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पर्पज ऑफ जनरल मीटिंग. इज इट वेरी क्लियर? दूसरा वाला, इन केस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द होल्डिंग इन द नेम ऑफ, क्या बोले एक बार उसे, गवर्नर. गवर्नर पर्सनली या पोजीशन? इन द नेम ऑफ गवर्नर पोजीशन. इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार सुनो. अच्छा बोलो हाँ या ना. अब मैं आपको इसमें एक और चीज समझाऊं, बहुत अच्छे से सुनोगे, प्यार से, बहुत गौर से सुनना, लॉजिक आपको लगाना है. सुन लोगे प्यार से? बोलो हाँ या ना.
अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बोलो एक बार, जोर से बोलो एक बार, who becomes a government company, financial institution who becomes a government company is a public financial institution under section 2 subsection 72. So anyone can explain me this? A financial institution which is a government company is a PFI. कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? ये बहुत सिंपल है, थोड़ा लॉजिक लगाओ तो हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे तो गवर्नमेंट कंपनी बनती कैसे है, सब लोग बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी बनती कैसे है, जब 51% ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी और हेल्ड बाय एसजी तो जाके गवर्नमेंट कंपनी बनती है ना। तो पीएफआई कैसे बनेगी? जब किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 51% ऑफ वोटिंग पावर is either held by CG or held by SG, then it becomes a PFI. Are you guys understanding? हालांकि अब मैं PFI के डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ में, मतलब मैं 3-4 होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट सिस्टर कंसर्न साथ में गवर्नमेंट कंपनी और अब हम घुस रहे काय में PFI, तो लगभग 6 डेफिनेशन पे इकट्ठा देख रहे हैं बिकॉज सारे के सारे कनेक्टेड है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो मैं आपको दे रहा हूं PFI के डेफिनेशन। PFI की डेफिनेशन जो है उसके 2 पार्ट्स है। पूछो कितने पार्ट्स है? 2। पहला पार्ट है पीएफआई के डेफिनेशन का नोटिफाइड पीएफआईज। सब जन बोलो क्या बोलना है? नोटिफाइड पीएफआई। नोटिफाइड पीएफआई में 3 पीएफआईज को नोटिफाई करके रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सीजी बोलता है ये परमानेंट पीएफआईज है। परमानेंट पीएफआई मतलब इनमें होल्डिंग रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, हमने इनका नाम बोल दिया ये पीएफआई है। तो ऐसे कौन से पीएफआई है? पहला इलायची, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, परमानेंट पीएफआई, परमानेंट। अब इसमें गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन भी कर दे, अभी आईपीओ आया, प्राइवेटाइजेशन ही तो हुआ, बोलो हाँ है ना, बट स्टिल इट इज अ पीएफआई। सेकंड पीएफआई आईडीएफसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अभी अभी आपने सुना होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पीएफआई का सब्सिडरी है। इज इट वेरी क्लियर? दैट इज आईडीएफसी। और थर्ड इज यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आपको पता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अभी कौन से नाम से जाना जाता है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक इज नोन बाय, कुछ न्यूज एग्जाम कुछ पेपर सर इंस्टीट्यूट के बुक से फुर्स है। यूटीआई इज राइट नाउ नोन एज एक्सिस बैंक। यूटीआई बैंक जो पहले था इट वाज देन कन्वर्टेड इनटू एक्सिस बैंक। इज इट वेरी क्लियर? सो दीज 3 नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन आर परमानेंट पीएफआई। ये कौन से पीएफआई? सब जन बोलो, सब जन। परमानेंट क्या बोले एक बार से? पीएफआई। लेकिन और भी पीएफआई डिक्लेयर कर सके इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस बोले हैं। सो टू डिक्लेयर पीएफआई, क्या बोलना है? टू डिक्लेयर, सब जन बोलो, टू डिक्लेयर पीएफआई। अब टू डिक्लेयर पीएफआई के अंदर सबसे पहला कंडीशन है, पहले तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके अंदर 51% ऑफ होल्डिंग होना चाहिए इधर सीजी और किसका? एसजी। और तीसरी बात, आपको नोटिफाई करना चाहिए एज अ पीएफआई। नोटिफाई एज अ केवल एक बार जो से पीएफआई, आपको पीएफआई करके नोटिफाई करना चाहिए तो ही जाके आप पीएफआई डिक्लेयर हो सकते हो। ये 3 कंडीशन से नई पीएफआई बन सकती हो। ऑलरेडी 3 पीएफआई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। कौन कौन? एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो यस और नो। अब सबसे आखिरी चीज, कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100% देने के लिए बहुत अच्छे से सुनिएगा। ओके, सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100% देने के लिए बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फोकस करना अच्छे से। लेट्स गो। मैं अभी आपको गवर्नमेंट कंपनी समझा रहा था, बोलो यस और नो। सो यहां पे लिख रहा हूं मैं 0%। ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना। 0 से लेके, सेम डिवीजन करूंगा जैसे सब्सिडरी में किया है, 0 से लेके 20% के नीचे तक इट इज जस्ट गवर्नमेंट इन्वेस्टेड। अब एक नई कैटेगरी इसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो बहुत गौर से सुनिएगा। 20% से लेके लेस देन 40% या 40% तक एक नई कैटेगरी ला रहा हूं, इसको कहा जाता है गवर्नमेंट पीएसयू।
हालांकि ये सारे एक्ट के अंदर पीएसयू नहीं माना जाता, पर एम्प्लॉय बेनिफिट के जो लॉज है, जो हमने वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज के केस में देखे थे, पीएफ, ग्रेट्युटी, ईएसआई, ये वर्कमैन वाले लॉस के अंदर 40% अगर गवर्नमेंट का कहीं पे इन्वेस्टमेंट है तो उसे गवर्नमेंट पीएसयू बोला जाता है। देन 40% से लेके अगर आप 51% के नीचे तक होल्ड कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट एसोसिएट। सॉरी, माय मिस्टेक, इधर एसोसिएट चाहिए, माय मिस्टेक, वेरी सॉरी, गवर्नमेंट एसोसिएट, और इसे बोला जाएगा पीएसयू। हाँ, 40% तक के इट इज अ गवर्नमेंट एसोसिएट, बिकॉज 20% के ऊपर है ना, हाँ है ना, सब्सिडरी जैसा। एंड अबव 40% इट विल बी क्या बोला एक बार उसे, पीएसयू। एंड अबव 51% टिल 75% इट इज गवर्नमेंट कंपनी, इट इज गवर्नमेंट कंपनी। वही तो डेफिनेशन हम देख रहे हैं ना कि 51% से ज्यादा होल्ड किया तो गवर्नमेंट कंपनी, 75% से लेके 100% तक के इट इज अ गवर्नमेंट सब्सटेंशियल सब्सिडरी, जीएसएस, गवर्नमेंट सब्सटेंशियल सब्सिडरी। एंड 100% अगर हमने बोला तो इट इज अ वोली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। इज इट वेरी क्लियर? यहां पे आपके दोनों डेफिनेशन, छो डेफिनेशन खत्म होते हैं। कौन कौन से? होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, सिस्टर कंसर्न, गवर्नमेंट कंपनी, पीएफआई। इज इट वेरी क्लियर गाइस? अब सवाल उठता है कि इसको लिखना है। नालायक लोगों, काम की चीज है, घर पे लिखोगे नहीं लिखोगे? कंफर्म लिखोगे? सोच लो। इधर इधर ही बोल रहे हैं कुछ लोग। घर पे लिखने में दिक्कत क्या है? बहुत ज्यादा समय चल, 15-20 मिनट लिखते ही जाओगे तुम बस, बाकी जीवन में कुछ होगा ही नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, चलेगा। घर पे लिखोगे चलेगा। ये आलसी वाले लोग दिख रहे हैं मेरे को, घर पे कुछ नहीं करने वाले। ठीक है फाइन, मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, इसके लिए आराम से घर पे लिखना। लेट मी गेट दिस। क्या हुआ? तुमने बोलना चाहिए, फटाफट फटाफट सिलेबस खत्म होगा। इंपॉर्टेंट रहा तो मैं खुद ही बोलता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट पहुंच जाएगा आपको। नेक्स्ट वाले डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। यहां तक आइडिया क्लियर है बच्चों सबको? मित्रों, थक गए क्या? अच्छा, आज ब्रेक भी नहीं दिया मैंने। मैं वही सोचूं, पिछले 15-20 मिनट से मेरे को ऐसे गुस्से से क्यों दिख रहे 5-6 लोग। अभी 10 मिनट का ब्रेक देके क्या करूं? अभी तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। सह लो थोड़ा, 15 मिनट सह लो, 10 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है? खुश? लेट्स गो। फिर जिसको लिखना है वो 10 मिनट में लिख ले, ब्रेक लेना है ब्रेक ले ले, लेट्स गो। सो आगे मैं बढ़ रहा हूं, अभी हमारे 4-6 डेफिनेशंस कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर गोइंग फॉर द वेरी नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज अ फॉरेन कंपनी। तो मैं चाहूंगा एक पेज जो आपने डिवाइड किया है वो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट सब्सिडरी वगैरह सबके लिए। दूसरे पेज के ऊपर जाइए, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन लिख लीजिए, यहां से लेके यहां तक। गो फॉर इट फास्ट। कुछ लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने किडनी मांग ली हो उनकी। सर ऐसा खेलोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। बहुत बढ़िया। टाटा और आईटीसी का एग्जांपल दीजिए, किस लिए बेटा अथर्व बताइएगा प्लीज। और व्हाट?
एवरीबॉडी डन? बच्चों बोलो हाँ है ना? सबने लिख लिया है पक्का? ओके, शॉल आई स्टार्ट टीचिंग? ओके, बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फोकस करना अच्छे तरीके से, तो जाके समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स गो। हम कौन सी कंपनी देख रहे हैं मित्रों? फॉरेन कंपनी। कैन यू टेल मी फॉरेन कंपनी का सेक्शन कौन सा है? सो फॉरेन कंपनी दैट इज 2 सबसेक्शन नंबर 42। अब बहुत अच्छे से फोकस करना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, लेट्स गो। ओके, अब बेसिकली मैं फॉरेन कंपनी का यहां पे डेफिनेशन का सेक्शन मिटा रहा हूं, बिकॉज मुझे पहले कोई तो भी चीज क्लैरिफाई करनी है, वो मैं पहले क्लियर कर दूं। इंडिया में जैसे ही हम फॉरेन कंपनी ये वर्ड यूज करते हैं ना, तो एक्चुअली ये वर्ड ही इतना अडल्ट्रेटेड है कि आधी जनता एज अ कॉमन मैन फॉरेन कंपनी का कुछ और मतलब निकाल लेती है। ठीक है, अब मैं पहले आपको वो मीनिंग क्लियर कर दूं जो नॉर्मल रैशनल पर्सन लेता है, या एज अ नॉर्मल पर्सन जिसको फॉरेन कंपनी लगता है, वो मीनिंग में पहले क्लियर कर दूं, सो दैट हम उसको बाजू में रखें और फिर टेक्निकली समझे कि फॉरेन कंपनी क्या है। एज पर कॉमन मैन, एनी कंपनी incorporated outside India is basically a foreign company. नॉर्मल रैशनल पर्सन के हिसाब से कोई भी कंपनी अगर देश के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको फॉरेन कंपनी बोल देता है, isn't it? अगर मैं बात करूं तो अमेजॉन इंडिया में बिजनेस ओपन करने के पहले आपके लिए फॉरेन कंपनी था। अली बाबा जो चाइना का अमेजॉन जैसा ही सबसे रिटेल चेन वाला सबसे बड़ा कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी है। आपके लिए तो बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट का कंपनी है, वो भी फॉरेन कंपनी है। फेसबुक मेटा, वो भी फॉरेन कंपनी है। बोलो हाँ या ना? टेस्ला आपके लिए फॉरेन कंपनी है, पेपाल फॉरेन कंपनी है, स्पेसएक्स फॉरेन कंपनी है, एप्पल फॉरेन कंपनी है। तो कॉमन मैन के हिसाब से देश के बाहर जो भी कंपनी बनी है वो फॉरेन कंपनी है। बट मेरा यहां पे सवाल यह है कि कॉमन मैन के हिसाब से देश के बाहर जो भी कंपनी है फॉरेन कंपनी है, अगर मैं ये इंटरप्रिटेशन को यूज करूं कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए, तो भाई साहब इस हिसाब से तो कंपनीज एक्ट तो दुनिया के सारे कंपनीज को लग जाएगा ना एज अ फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। पर मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, लॉ ऑफ लैंड, एंड लॉ ऑफ लैंड इज एप्लीकेबल ओनली टिल द 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड 12 नॉटिकल माइल्स इन द हाई सीज। बोलो यस और नो? अब जो कंपनी बाहर देश में बनी है, बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफेट की कंपनी, इंडिया में उसका कोई प्रेजेंस नहीं है, इंडिया का कंपनीज एक्ट उस बर्कशायर हैथवे कंपनी को क्यों पहचाने? माना उसका सबसे कॉस्टली शेयर है, पर हम उसको जाने ही क्यों? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? स्पेसएक्स कंपनी जो इंडिया के बाहर है, उसका इंडिया में कोई प्रेजेंस नहीं है, सबको इंडियन लोगों को पता है स्पेसएक्स नाम की कंपनी है एलॉन मस्क की। बट जब उसका इंडिया के 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में और इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स में कोई प्रेजेंस ही नहीं है, तो ये कंपनी इसको कंपनीज एक्ट क्यों पहचाने और हम इस कंपनी को क्यों कैटेगराइज करें? अच्छा, हमने इसको पहचान भी लिया और इसको कंपनीज एक्ट अप्लाई करने की भी कोशिश की, तो भी अप्लाई होगा क्या रे? होगा क्या? इसलिए नॉर्मल कॉमन मैन के हिसाब से जो फॉरेन कंपनी होती है, आप उसके लिए कंपनीज एक्ट का यूज नहीं कर सकते। तो फिर हमारे हिसाब से टेक्निकली फॉरेन कंपनी क्या है? तो हमारे हिसाब से कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होने वाली फॉरेन कंपनी 2 सबसेक्शन 42 में डिवाइड की गई है, एंड दैट्स व्हाई फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन की जरूरत है। अदरवाइज तो कोई भी फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को आप फॉरेन कंपनी बोल दो, बात खत्म हो जाएगी ना, फिर तो डेफिनेशन की जरूरत क्या है? तो डेफिनेशन की जरूरत इसलिए आपको यह समझाने के लिए कि भाई दुनिया की सारी कंपनीज फॉरेन कंपनी नहीं होती। इन दुनिया की सारी कंपनीज में से जिन कंपनीज का हमारे 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर और 12 नॉटिकल माइल्स में कनेक्शन आता है, हम बस उन्हीं कंपनीज को फॉरेन कंपनी कहेंगे।
बाकी सबको हम फॉरेन कंपनी नहीं कहेंगे। स्पेसएक्स हो सकता है कॉमन मैन के लिए फॉरेन कंपनी, पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से फॉरेन कंपनी नहीं है। कंपनीज एक्ट तो इसको जानता भी नहीं है, कंपनीज एक्ट के लिए तो स्पेसएक्स एग्जिस्ट भी नहीं करता। बर्कशायर हैथवे पूरी दुनिया को पता होगा, तुम्हें भी पता होगा, कॉस्टली शेयर है, सब ठीक है, पर हमारा कंपनीज एक्ट बर्कशायर हैथवे को नहीं जानता क्योंकि इंडिया में उसका कोई प्रेजेंस नहीं है। अरे मेरा लॉ का जो साइट है वो 12 नॉटिकल माइल्स और 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बाद में ब्लाइंड हो जाता है। अंधा कानून, देश में ही अंधा है तो बाहर कैसे रहेगा? अरे बोलो हाँ या ना? इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? एंड दैट इज व्हाई कंपनीज एक्ट ने 2 सबसेक्शन 42 में कैटेगराइज किया है कि हम ये सारी कंपनीज को फॉरेन नहीं मानेंगे कि दुनिया में कोई भी कंपनी बनी है फॉरेन नहीं। हम बता रहे हैं कि हमारे हिसाब से फॉरेन कंपनी कौन सी है। तो पहली बात तो आपको यह समझना है कि दुनिया में कोई भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी टेक्निकली आज से आपके लिए फॉरेन कंपनी नहीं होगी। आपके लिए टेक्निकली वही कंपनी फॉरेन कंपनी है जिसका हमारे देश से कोई ना कोई कनेक्शन है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो एक बार सुनो। तो इस कैटेगराइजेशन के लिए उन्होंने कंडीशन बोला है। कंडीशन नंबर 1, इट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट शुड बी क्या बोले एक बार उसे? बॉडी कॉर्पोरेट। आपने डेफिनेशन लिखा होगा, उसके अंदर सबसे पहला वर्ड क्या आया होगा? बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट 4 टाइप में डिवाइड होता है, इसके पहले मैंने कई बार बोला है, 2 सबसेक्शन 11 में डिफाइंड है। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है? सब लोग बोले एक बार। कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है? एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता है? कॉर्पोरेशंस। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता है? इंस्टीट्यूशंस। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स इज ए इंस्टीट्यूशन। अगर उसका इंडिया में ब्रांच है तो हमारे लिए फॉरेन कंपनी है। इज इट वेरी क्लियर? इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ यूएसए, अगर उसका इंडिया में ब्रांच है तो हमारे लिए फॉरेन कंपनी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यूएसए का अगर इंडिया में ब्रांच है तो हमारे लिए फॉरेन कंपनी, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इज इट वेरी क्लियर? ये पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, बॉडी कॉर्पोरेट, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। कहां बोले एक बार? आउटसाइड इंडिया। व्हाट डू मीन बाय आउटसाइड इंडिया गाइस? व्हाट डू मीन बाय आउटसाइड इंडिया? कुछ लोग मेडिटेशन में जा रहे हैं, जागो। What do you mean by outside India? It means beyond 32 lakh square kilometers plus 12 nautical miles। इस दायरे के बाहर बननी चाहिए। सर इस दायरे के बाहर मतलब अगर समंदर में बनी है तो फिर भी फॉरेन कंपनी। बिल्कुल हो सकता है ना। अरे देयर आर मैक्सिमम शिपिंग कंपनीज विच आर फॉर्म्ड इन द हाई सीज, मैक्सिमम पेट्रोलियम ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। बॉम्बे हाई जैसा हमारा बॉम्बे हाई ये अरब समुद्र में बना है, वैसे दुनिया के भी तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज होंगे ना जो हाई सीज के अंदर नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन कर रहे होंगे, तो वो भी तो फॉरेन कंपनी है। सो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट सारे के सारे इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंपनी है क्या? नहीं। हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। हैविंग क्या बोले एक बार? प्लेस ऑफ बिजनेस। हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको हम प्यार से बोलते हैं पीओबी, द प्लेस ऑफ बिजनेस इन कहां बोले एक बार? इंडिया। इन इंडिया होना चाहिए, मतलब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर और 12 नॉटिकल माइल्स में होना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, माना सर। सर फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली? फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। सर कैसे, कैसा होना चाहिए सर? सिर्फ फिजिकली होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली भी चलेगा? इलेक्ट्रॉनिकली चलेगा? बोलो हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है। आज के डेट में ना आप ऐसे बहुत सारे कंपनीज इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह के अंदर ऐड में देखते होंगे, मेनली जो डुप्लीकेट वाले प्यूमा का उपमा बना के बेचते हैं, रिबॉक का रिबुक बना के बेचते हैं, adidas का आदिवासी बना के बेचते हैं। बोलो हाँ है ना? ये सारे या तो फिर आप फोन कवर्स वाले मेनली कंपनी देखो, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाले कंपनी देखो। ये वेबसाइट फॉरेन की होती है और उनका शिपिंग भी फॉरेन से आपको होता है। उनका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, पर फॉरेन से ही शिपिंग करते हैं, आपसे शिपिंग का पैसा लेते हैं, प्रोडक्ट आपके घर पे आता है। दोस ऑल कंपनीज आर कंसिडर्ड एज हैविंग अ इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अरे वो सबसे लड़कियों का वो सबसे बड़ा वेबसाइट, हाँ कैसे ही कुछ तो भी नाम है, शीनी है ना, ऐसे शीन या चीक या नीक या ऐसा कुछ तो भी नाम है उसका, शीन जो भी है। तो वो जो वेबसाइट था उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में अभी फिजिकली आया है।
बट शीन वॉज एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग एज ओनली इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. अरे वो छोड़ो, अमेजॉन, अलीबाबा, फेसबुक. फेसबुक इंडिया में पहले कोई रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था. देयर इज नो फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस. फेसबुक तो इंटरनेट लेवल पे इंडिया में फेमस हुआ है और तब जाके उन्होंने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन किया है. ठीक है, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो फिजिकली भी प्लेस ऑफ बिजनेस चलेगा, इलेक्ट्रॉनिकली भी प्लेस ऑफ बिजनेस चलेगा. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? एंड पॉइंट नंबर 4, कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस. ऐसा नहीं सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करके रख दिया, कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस. उस प्लेस से बिजनेस करना जरूरी है. सिर्फ ओपन करके छोड़ दिया ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो तुम्हारी एक वेबसाइट बन के पड़ी है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस? क्या सेल और परचेस होना जरूरी है क्या? बोलो हाँ या ना. सेल और परचेस होना जरूरी है? इज इट वेरी नेसेसरी फॉर कंडक्ट अ बिजनेस? नो सर या यस सर? यस पक्का? मेरे को जहां तक याद है, मेरे को अगर आपको याद है तो कंपनी का नाम बोलना, लड़कों को शायद याद होना चाहिए. फेरारी का झगड़ा हुआ था लिम्बोर्गिनी से, तो लिम्बोर्गिनी निकला. लिम्बोर्गिनी का भी एक बंदे से और झगड़ा हुआ जिसने कार्बन फाइबर की कार बनाने की कोशिश की और लिम्बोर्गिनी ने मना कर दिया. कौन है वो? पगानी. नाउ लेट्स से पगानी ने इंडिया में शोरूम खोला मुंबई में. 6-7 करोड़ की कार, साल भर में एक भी नहीं बेची गई. देयर इज नो सेल. शोरूम ओपन है, कार बेचने की पूरी इच्छा है, पर साल भर में पगानी का एक भी कार नहीं बेचा गया. या तो फिर रिचर्ड मिल, 5 करोड़ की घड़ी, इंडिया में शोरूम खोला, एक भी घड़ी साल भर में बेची नहीं गई, पर शोरूम खोल के बैठे हैं. तो क्या प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मजराटी, एक भी कार बेची नहीं गई साल भर में, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस. सुप्रा किसका है? टोयोटा का है सुप्रा? तो बेचा जाएगा यार, जाने दो. ओके, सो मुझे बताओ, ये जो एकदम हाई, अच्छा ये ब्रांड आपको पता है फेरारी? फेरारी मालूम है ना आपको? पता है फेरारी के सेकंड हैंड कार की कीमत फर्स्ट हैंड कार से ज्यादा होती है. पता है क्यों? यू कैन नॉट ओन अ फेरारी बिफोर यू ओन अ फेरारी. सुनने में बहुत अजीब लगता है. आप फेरारी खरीद ही नहीं सकते जब तक आपके पास कोई फेरारी ना हो. पर क्या मजाक कर रहे हो? फिर तो कभी खरीद ही नहीं पाएंगे. नहीं, अगर आपको न्यू पूरी कोरी करकरी शोरूम से फेरारी खरीदनी है तो आपके पास ऑलरेडी एक सेकंड हैंड फेरारी होनी चाहिए, तो ही जाके वो आपको नई फेरारी बेचते हैं. अदरवाइज वो आपको नई फेरारी नहीं बेचते हैं. जिस वजह से होता ये है कि फेरारी के जो लोग ऑलरेडी जिनके पास फेरारी है वो सेकंड हैंड फेरारी बेचने के लिए नाकनकुर करते हैं. इसलिए फेरारी की कुछ सेकंड हैंड कार्स की कीमत फेरारी के फर्स्ट हैंड कार से ज्यादा है. क्योंकि आपको अगर न्यू पूरी टोटली नई फेरारी खरीदनी है तो आपको पहले सेकंड हैंड फेरारी खुद के नाम पे करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ज्यादा ही रहेगी ना. एंड दैट्स व्हाई फेरारी चलता है, ये उनका सेलिंग मॉडल है. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? अब सोचो फेरारी ने ऑफिस खोला, कोई खरीद ही नहीं पाया क्योंकि किसी के पास है ही नहीं. अभी होगी तो खरीदेंगे ना भाई. बोल मतलब कैसा ही जिंदगी है कि फेरारी खरीदने के लिए पहले फेरारी चाहिए. अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर साल भर में एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा गया, वेदर इट इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस? नो या यस? नो या यस? क्या ये प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है? एक और, चलो इसके ऊपर सोचते रहो सस्पेंस में थोड़ी देर. प्रॉफिट और लॉस, अब एक भी प्रोडक्ट इन्होंने साल भर में नहीं बेचा, कंफर्म लॉस होना है. एटलीस्ट इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस को तो लॉस ही है ना. तो क्या प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा? क्या प्लेस ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट ही होना चाहिए? लॉस भी चलेगा? ये इसके ऊपर भी सस्पेंस में रहो. तीसरा पूछो क्या? एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के ऊपर चाइनीज कंपनीज है या एकदम लग्जरी कंपनीज है जो मेनली छोटे छोटे पर्सेस या छोटे छोटे बैग्स बेचते हैं, और उन्होंने उसके लिए शोरूम नहीं खोला, एक वेंडिंग मशीन लगा दी है एयरपोर्ट पे. आप जाओ, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, जो पर्स चाहिए नंबर डालो, आपको वेंडिंग मशीन से पर्स मिल जाएगी. जीरो मैन पावर, नो मैन पावर. मेडिटेशन में चला गया.
जागो ग्राहक जागो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत। सो अगर वेंडिंग मशीन लगा दिया, जीरो मैन पावर, जीरो, कंपनी की तरफ से एक बंदा भी यहां पे प्रेजेंट नहीं है, पर वेंडिंग मशीन से चीजें बेची जा रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है? एंड व्हाट इफ उस वेंडिंग मशीन से एक भी पर्स बेचा नहीं गया साल भर में? बोलो, क्या प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है? सस्पेंस में रहो, एक और बोलता हूं, मैं नहीं खेल रहा। थोड़ी देर सस्पेंस में खेलो। समझो बर्कशायर हैथवे ने यहां पे एक एजेंट भेजा, वॉरेन बफेट जी ने एक एजेंट भेजा, बोले जा इंडिया में जा, मुंबई में रुक, 5 स्टार होटल में, 5 स्टार क्या 7 स्टार होटल में रुक, ही नहीं इंडिया में 7 स्टार कोई, चलो 5 स्टार में रुक, 5 स्टार में भी सबसे वो रिच कार्टन, जा रिच कार्टन में रुक, और मुकेश अंबानी को कॉल कर और उनका एक पोर्टफोलियो बर्कशायर हैथवे के लिए लेके आ। एजेंट आया, रिच कार्टन में रुका, मुकेश अंबानी को 10 फोन लगाए, मुकेश अंबानी का सेक्रेटरी मिला, कोई पोर्टफोलियो उन्होंने नहीं दिया। तो एजेंट जिस रिच कार्टन में के रूम में रुका है, whether it is a place of business? बोलो, बिजनेस तो कर रहा है ना वो। अगर समझो अच्छा उसको पोर्टफोलियो नहीं मिला, तो आप नो बोल रहे हो, व्हाट इफ उसको मुकेश अंबानी ने पोर्टफोलियो दे दिया? बोलो ऐसा नो। ओके, आंसर सुनिए अभी गौर से। सेल परचेस इमटेरियल, प्रॉफिट एंड लॉस इमटेरियल, मैन पावर नो मैन पावर इमटेरियल। Agency will be divided into 2 parts. If agent has come to cater a new business, then it is a place of business. If agent has come to complete the existing business, for example बर्कशायर हैथवे को मुकेश अंबानी ने जब वो यूके में है उधर ही उनको पोर्टफोलियो दे दिया, सिर्फ पोर्टफोलियो से एसोसिएटेड छोटी मोटी सर्विसेज देने के लिए एजेंट यहां पे आया, तो इट इज ऑलरेडी कैटर्ड बिजनेस। सो कंप्लीटेड बिजनेस को फिनिश करने के लिए एजेंट आ रहा है, तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस माना नहीं जाएगा। पर अगर नया बिजनेस एजेंट लेने आ रहा है, तो वो एजेंट के प्लेस को भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, रिट्स कार्टन के रूम को भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। तो सर अगर प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं करता, सेल परचेस मैटर नहीं करता, मैन पावर मैटर नहीं करता, तो मैटर क्या करता है? ऐसी क्या चीज है, एसिड टेस्ट क्या है, लिटमस टेस्ट क्या है कि ये हुआ तो मान ले कि प्लेस ऑफ बिजनेस है? एक ही लिटमस टेस्ट है, एक ही एसिड टेस्ट है, एक ही कंडीशन देखना है, इंटेंशन टू डू द बिजनेस। इंटेंशन टू डू द बिजनेस, दुकान खोल के बैठे रहने का, बेचा जाए ना बेचा जाए फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्क, उल्टा लॉस इज अ सिम्टम ऑफ रनिंग द बिजनेस ना बेटा। लॉस इज अरे भाई बिजनेस रन कर रही इसलिए तो लॉस हो रहा है ना भाई, अदरवाइज लॉस कैसे होता? कुछ भी नहीं किया तो लॉस किस बात का? बोलो हाँ है ना। सो बेचा जाए ना बेचा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैन पावर नो मैन पावर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, इंटेंशन टू डू द बिजनेस। इज इट वेरी क्लियर? इस कंपनी को हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। डू यू गाइज अंडरस्टैंड? इज इट वेरी क्लियर? मैं चाहूंगा कितने बजे हो गया क्या टाइम? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, घर पे आराम से लिख लेना। ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशन देख लिया आज हमने। चलो, दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो।